अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। सामीन, आप सबकी खिदमत में प्रोग्राम ज़िंदगी लेकर उरूज एक बार फिर हाजिर। आप सबकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है 100.7 FM और 91.9 FM पर मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से सुबह 2 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक 100.7 FM पर रेडियो ज़िंदगी का पहला हिस्सा और रेडियो ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है चिन 91.9 FM पर 12 बजे से सुबह 2 बजे तक। सामीन, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये दुआएं, ये मोहब्बतें हमेशा मेरे शामिल हाल रहेंगी, आने वाले दिनों में भी और आने वाले सालों में भी। सामीन, अगर आपको अपने किसी बिज़नेस को प्रमोट करना हो, किसी इवेंट को प्रमोट करना हो या सेल्फ प्रमोशन चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 6478922399 पर, 6478922399 पर। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अगर उनको किसी बिज़नेस में किसी हेल्प की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर वो कोई बहुत अच्छी डील देख रही हैं, यहाँ तक कि अगर उनको कोई फ्री एडवर्टाइज़ करना है, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मेरी खिदमात उनके लिए हाज़िर हैं 6478922399। सामीन, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए हमेशा की तरह कुछ हमारे स्पॉन्सर्स के पैगामात रहेंगे, कुछ आपके साथ गुफ्तगू रहेगी, कुछ न्यूज़, कुछ व्यूज़ और कुछ जो है आपकी राय के लिए हम लाइंस ओपन करेंगे हमेशा की तरह, और आप उसके अंदर अपनी राय दे सकते हैं। मगर आपसे दरख्वास्त वही रहेगी कि आपका कमेंट जो है वो शॉर्ट रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उसमें कमेंट कर सकें। मिसालें मत दिया कीजिए, सिर्फ लाइन 1 या 2 लाइनों में अपना कमेंट दे दीजिए, अपनी राय दे दीजिए। उसके लिए आप लोग मोर देन वेलकम है। मगर जब आप एक तो रुक रुक के बात करें और उसके अंदर अगर आप जो है मिसालें देने लगते हैं तो वो टाइम बहुत ले लेते हैं, बाकी सारे कॉलर्स जो हैं उसमें उनकी कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं और सबको मौका भी नहीं मिलता। तो सबको मौका मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबके जो पैगामात हैं वो बहुत शॉर्ट हों। और हमारे स्टूडियोज़ के जो नंबर हैं वो नोट कर लीजिए, जहां आप कॉल कर सकते हैं ऑन एयर 4168701540 पर, 4168701540 पर आप हमें ऑन एयर कॉल कर सकते हैं और अपने पैगामात दे सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ फ़ेसबुक पर भी शरीक होना चाहें तो आप अरूज अरूज पर जाकर अपने हमारे साथ ट्यून इन हो सकते हैं। मगर उसमें आप अपने कमेंट्स जो हैं वो लिख सकेंगे और लिख के हमारे साथ जो भी कमेंट शेयर करेंगे हम आपको उसके साथ आपके कमेंट का जवाब ऑन एयर भी दे देंगे और फ़ेसबुक पे तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप फ़ेसबुक पे। मगर मुझे मालूम है कि मेरे ज़्यादातर लिसनर्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इस वक्त ज़ाहिर है आप फ़ेसबुक मत ऑन कीजिएगा। जो लोग ऐसी सहूलत रखते हों कि वो इस वक्त घरों पर हों तो वो ज़रूर फ़ेसबुक पर जाकर हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। और इसके अलावा आज की गुफ्तगू में कुछ थोड़ा सा कनेडियन पॉलिटिक्स और कुछ थोड़ा सा जो पाकिस्तान के हवाले से जो मायूस कुन सी सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों की राय ली जाएगी, आप लोगों के लिए टेलीफोन लाइंस ओपन की जाएंगी, आप उसके अंदर फ़ोन कर सकते हैं 4168701540 पर, और आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकेंगे 6478922399 पर। और सामीन, बात आपको मालूम है कि हम किस पे करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले कि हम वो बात छेड़ेंगे जिसके ऊपर जो है फिर एक सिलसिला चल निकलेगा सभी की राय का, यहाँ की कनेडियन गवर्नमेंट के हवाले से कि जो नई गवर्नमेंट है वो तश्कील पा गई है, कैबिनेट जो है वो अपनी उसमें आ गई है शक्ल में। और इस बार चूँकि ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है यानी लिबरल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। पिछली बार तो उनके पास मेजॉरिटी थी तो उनके लिए थोड़ा सा आसान था इसको डील करना, मगर इस बार चूँकि माइनॉरिटी की है तो थोड़ा सा उनको अपनी ख्वाहिश या अपनी सोच के अलावा पॉलिटिकल डिसीजन भी लेने पड़े हैं मिनिस्ट्रीज़ देने के हवाले से। बहुत सी शक्लें जो हैं वो चेंज हुई हैं मिनिस्ट्रीज़ से, एक मिनिस्ट्री से हटकर दूसरी मिनिस्ट्री में चली गई हैं, उनके प्रोफाइल्स चेंज हुए हैं और बहुत से लोग नए शामिल हुए हैं। पिछली बार जो थी कैबिनेट वो 31 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल थी, जबकि इस बार 37 मिनिस्टर्स शामिल किए गए हैं। 37 मिनिस्टर्स भी जो हैं वो की जो कैबिनेट है वो अभी भी उस कैबिनेट से छोटी है जो मिस्टर हार्पर जो थे उनकी जो सेकंड टर्म की जो कैबिनेट थी वो 40 लोगों पर मुश्तमिल थी, 40 मिनिस्टर्स पर। और ये इनकी जो सेकंड है इसमें खासा इन्होंने वर्क किया है और करके 37 मिनिस्टर्स लाए हैं। मगर
उसमें बहुत से चेंजेस के साथ साथ एक बात का ख़ास ख्याल रखा गया जो लास्ट टाइम भी रखा गया था, जिसके लिए हम जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी का जो ख्याल पिछली बार भी था, 50% उन्होंने जेंडर इक्वलिटी आई मीन मेल फीमेल का जो तनासब था वो कायम रखा था। इस बार भी उन्होंने 18 जो उनकी कैबिनेट में 18 फीमेल्स हैं और 19 मेल्स हैं, और इस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट को तश्कील दिया है। और इसके अलावा जो है वो मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने ख़ास तौर पर जो ख्याल रखा है वो ये रखा है कि जो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान में ड्यूरिंग यानी इलेक्शन कैंपेन बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स राइज हुए थे और या हाईलाइट हुए थे। उनमें जो था क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला सामने आया था। इसके अलावा जो था वो गन कंट्रोल का, यानी गन वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप 2004 से अब तक का वो ले स्टेटिस्टिक्स लें तो आपको पता चलेगा कि ये डबल हो गया है और हर साल इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, कहीं भी वो रुका नहीं है मगर मुसलसल इजाफे में चलता चला जा रहा है। और उसको बहरहाल और इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि ये गन वायलेंस जो है ये इसमें यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है, यहाँ तक कि 14 और 16 साल के बच्चे उसमें इन्वॉल्व है, जो बहुत एक अलार्मिंग मसला है। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एक इतना बड़ा मसला है कि जिसके लिए पूरी कौम को सर जोड़कर लाइक अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को और फैमिलीज़ को और स्कूल्स को, सबको और कम्युनिटीज़ को मिलकर इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात है एक ना सिर्फ यूथ की बल्कि पूरी सोसाइटी की कि सोसाइटी किस जानिब जा रही है और इसमें क्या अवामिल हैं जो इस यूथ को इस गन वायलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने के लिए सबको सर जोड़ना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे जो एक बनाए हुए हैं क्या कहेंगे उसको अलग-अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें से निकलकर टुगेदर यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ बहुत सी फंडिंग पुलिस को दी गई है इस सिलसिले में और दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। पुलिस फ़ोर्स का काम ज़्यादा और तवज्जो मांगता है, मगर उसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ इन्फोर्समेंट से हम सब जानते हैं कभी भी काम जो है वो दुरुस्त नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि यूथ इससे प्रिवेंट हो, यानी उसको वो इसमें मुलव्वस ही ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उनकी तवज्जो 14 और 16 साल के बच्चे की ज़रूरियात और उसकी जो ज़िंदगी है वो स्पोर्ट्स और पढ़ाई या जो है गपशप में गुजरनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में गुजरनी चाहिए। इस उम्र का गन्स के साथ क्या ताल्लुक? ये तो कोई बहुत मायूस इंसान ज़िंदगी से पता नहीं क्या-क्या कुछ सह चुका हो और उसके बाद उसको बेचारे को दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक ना रहे, तो वो गन वायलेंस में जाए तो शायद कहीं पे कोई जस्टिफ़ाई हो सके, जो कि नहीं हो सकता किसी भी तरह। मगर यूथ 14-16 साल के बच्चे, 14 साल और 16 साल के बच्चों के तो प्रॉब्लम्स ही डिफरेंट होने चाहिए। तो ये मुझे तो इस कदर ये तकलीफ़ दे लगता है ये प्रॉब्लम कि इसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ पुलिस फ़ोर्स को फंडिंग नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ, स्कूलिंग, फैमिलीज़ की तवज्जो बच्चों की जानिब और कम्युनिटी का एक जो भाईचारा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और गौर करने की ज़रूरत है कि बच्चों में उनकी कौन-सी ऐसी शय है जो उनकी दिमागी जो केमिस्ट्री है उसको चेंज कर रही है कि वो स्पोर्ट्स की बजाय गन वायलेंस की तरफ जाएँ। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट। पिछले दिनों हमने डिस्कशन की थी काफ़ी लंबी, हैमिल्टन स्कूल में जो बुलिंग के जिस बच्चे को बुलिंग करते थे उसको फिर उसकी माँ के सामने उन्होंने मार डाला। ये भी एक बड़ा खौफ़नाक वाक़या था, बहुत खौफ़नाक वाक़या। अलावा इसके कि जो माँ का नुकसान हुआ, उस बच्चे की अपनी ज़िंदगी का नुकसान हुआ, ये एक पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ा ही अफ़सोसनाक और शर्मनाक सा वाक़या है कि छोटे-छोटे बच्चे ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हो जाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम सब मिलकर इसमें काम करें, इसमें तवज्जो दें। यहाँ पे मेरा जी चाहता है कि मैं ये भी कहूँ कि जो पहला फैमिली सिस्टम था वो बहुत खूबसूरत था। उसमें मुझे ऐसा लगता है, हालाँकि अब हम समझते हैं कि दिस इज़ माय लाइफ़ का एक बहुत बड़ा हमने जो है एक चर्चा कर दिया है और हम समझते हैं कि ये अम
किसी को हक नहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ बात करने का। मगर पहले मैं अगर वापस जाऊँ अपने बचपन में, तो हमारे जो छोटा-सा एक टाउन था, मॉडल टाउन लाहौर, मैंने अक्सर ज़िक्र किया उसमें, सब जो बड़े लोग थे उन सब का हक होता था तमाम बच्चों पे कुछ कुछ भी कह देने का। और हम सब उनसे डरते भी थे कि हमें ये नहीं था कि हमारे वालिद ही किसी बात पे हमसे नाराज़ होने का हक रखते हैं, ये माँ ही रखती हैं, बल्कि कोई भी जो उस टाउन के जो बुज़ुर्ग हैं, वो हक रखते हैं कि वो हमें सरज़निश कर सकते हैं। और ये जो इससे बहुत से मामलात जो हैं वो सबकी नज़र में रहते थे, और बहुत से लोगों का उसमें शमूलियत रहती थी बच्चे की रेज़ करने में। ये बहुत बड़ी सेइंग है कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए गाँव एक पूरे विलेज की ज़रूरत होती है, और ये ऐसे नहीं कह दिया गया। बच्चे की जो दिमागी तरबियत हो रही है उसके लिए पूरे बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर माँ-बाप भी मुयस्सर नहीं आते, क्योंकि माँ-बाप बेचारे सर्वाइवल के चक्कर में दोनों के दोनों काम में इस कदर जुटे होते हैं, और आम तौर पे अब तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें बहुत से जो है मसाइल भुगतने पड़ते हैं, और उसकी वजह से बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं। उनका वो किन चीज़ों की तरफ एक्सपोज़ हो रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। उनको देखने का किसके पास टाइम है। स्कूल में जाते हैं तो उनके पास उनकी अपनी डिवाइसेज़ होती हैं, उन डिवाइसेज़ पे वो किस चीज़ को से एक्सपोज़ हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। वीडियो गेम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, कि वीडियो गेम्स के अंदर आप जो है वो सिर्फ़ गन्स को जो यूज़ करने का जो एक तरीका है, बस एक यानी जो गेम्स हैं वो सारी गन्स से रिलेटेड हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक खराबी का बायस हैं, और बहुत सी चीज़ों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, मिल-जुल कर स्कूल बोर्ड को और टीचर्स को और पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटी को, पुलिस को, यानी एनफोर्समेंट इदारों को, गवर्नमेंट को, तो इन सब को मिलकर ये यूथ को अटेंड करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ बहुत सी जो है तवज्जुहात चाहिए होंगी। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रूडो गवर्नमेंट की, तो उसमें इसको लेकर बहुत बड़ा एक जो है बहुत इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि, और बिल ब्लेयर जो हैं, जो पहले पुलिस चीफ भी थे, उनको इसका मिनिस्ट्री जो है ये सेफ्टी उसकी जो दी गई है। और इसके अलावा जो है फ्रीलांस जो हैं उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी दिया गया है, और उनके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं उनका बहुत भरोसा है कि जो पिछले दिनों एक मामला चला था इनके साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रीनेगोशिएट किया, और वो समझते हैं कि वो बहुत काबिल हैं, वो उसको उसी तरह से उसको भी उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के सपुर्द है। एक जो हैं वो इंडिजिनस जो वो हैं हमारे मिनिस्टर भी बनाए हैं, उन्हीं को जो है उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको देखने के लिए। और इसके अलावा चेंजेस आए हैं, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप जो मिनिस्टर हैं, वो चेंज हो गए हैं। वो मिनिस्ट्री उनसे लेकर उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी गई है, और इस वक़्त मेरे सामने नाम नहीं है, मैं देख के आपको बता सकती हूँ। उनकी बहरहाल मिनिस्ट्री चेंज हुई है, और उसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सेम है। उनको उसी ओहदे पर फ़ाइज़ रखा गया है, और इसके अलावा जो शमूलियत हुई है कुछ और लोगों की, यानी 31 से 37 मिनिस्टर्स जो हैं वो की कैबिनेट तैयार की गई है। और देखना ये है कि अब ये काम कैसे करते हैं। मुझे लगता है बहुत प्रेशर्स में करेंगे, और होपफुली बेटर करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा पिछले मामलात से। इनको सामना है ओंटारियो गवर्नमेंट में डग फोर्ड से, वहाँ पर इनको है उनसे जेसन कैनी से, और इस तरह के क्यूबेक को भी लेकर इनके जो हैं कुछ मामलात हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये, और क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो एनर्जी और इसका क्लाइमेट का है जो मसला, एनवायरनमेंट का जो मसला है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर भी तवज्जो देने के लिए इन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो जो मिनिस्टर रखे हैं वो समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। और इनके साथ एक और भी जो प्रॉब्लम आई है वो है जस्टिन ट्रूडो के जो बहुत रिलायबल मिनिस्टर थे, वो उनकी तबीयत की नासाज़ी की वजह से जो है वो इनको एक ख़ासा धचका लगा है, क्योंकि वो इस वक़्त बेचारे जो हैं वो अपनी एक हेल्थ की जंग
लड़ रहे हैं, जिम कार्ड जो हैं, यानी वो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, तो वो इस वक्त इनकी कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो इनके बहुत रिलायबल और इनके बहुत कोर टीम के मेंबर हैं, और वो इस वक्त इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, यानी एंड्रयू शेर जो हैं, उनका जो मिजाज है वो इस वक्त वो है वैसे का वैसा है। आई मीन ये कह सकते हैं आप कि जैसे उन्होंने पूरी कैंपेन के दौरान में अपने पॉजिटिव नुक्ते बताने की बजाय कंटिन्यूस वो ट्रूडो गवर्नमेंट पे तंज और तनकीद करते रहे। उनकी जितनी तकरीरें मैंने सुनी उसके अंदर वो शुरुआत उनकी होती थी इनके ऊपर तनकीद करते हुए ट्रूडो पर, और इख्तिताम भी उसी पर होता था। तो उसमें अगर कहीं वो कुछ ज़िक्र करते थे कि वो क्या करेंगे, तो वो शायद कहीं गायब हो जाता था, क्योंकि तनकीद ज़्यादा रहती थी। तो काफ़ी लोगों को इस बात से मायूसी थी, हमें भी बहुत मायूसी रही इस बात से, क्योंकि हम ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। तो इन्होंने जो है अभी भी जो बयान दिया है इनकी तश्कील कैबिनेट तश्कील देने के बाद, वो उनका कहना है कि ट्रूडो की जो न्यू कैबिनेट जो लाइन अप हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर ने की जो है वो डबल डाउन है कि द सेम फेसेस एंड द सेम फेलियर्स। तो ये उनका कमेंट था, और उन्होंने कहा कि कैबिनेट जो है वो पहले से बड़ी हो गई है और ब्लोटेड है, और जो है वो इसने पहले भी कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो है अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस रहा है, इनकी वजह से इन्होंने अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस क्रिएट किया है कनेडियन फैमिलीज़ के लिए। और एनर्जी सेक्टर में भी जो है वो समझते हैं कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया और डिलीवर नहीं कर सके, और नेशनल यूनिटी क्राइसिस भी जो है वो क्रिएट हुआ है, बड़ा है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इनको मतलब इन्होंने अपना कोई इतना एतमाद इस पे नहीं शो किया, तो ज़्यादातर एक्यूज़ किया है। मगर जो डेमोक्रेट लीडर जगमीत सिंह हैं, उनका ये कहना है कि हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन हैं, हमें इससे गर्ज़ है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट जो भी कमिटमेंट्स इस कैबिनेट की इस गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स की रहेंगी, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, और हम उनके साथ बिल्कुल मतलब पूरा जो है वो काम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम वी आर रेडी व्हेन दे आर रेडी टू वर्क टू प्रोटेक्ट एंड क्रिएट जॉब्स, तो हम और या मेक लाइफ मोर अफोर्डेबल, इन्वेस्ट इन द सर्विसेज पीपल नीड्स, एंड इंश्योर रियल स्टेप्स आर टेकन टू फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस। तो उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ हैं, विल वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज न्यू कैबिनेट। तो इनका कुछ पॉजिटिव आया। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टेस्ट तो करना ही चाहिए शुरू में कि ये किस तरफ जाएगा मामला, और टाइम देना चाहिए। और इन्होंने भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, जो कोताहियाँ इनसे पहले हुई हैं उनसे कुछ बचने की कोशिश करेंगे, उनको मतलब उन गलतियों से बचने नहीं बल्कि उनको अवॉइड करेंगे, और बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। तो लेट्स सी। और हमारा भी हर इंडिविजुअल का ये काम है कि हम अपना अपना रोल प्ले करें, जहाँ जहाँ जो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगी अब, ये तो हो गई एक कनेडियन गवर्नमेंट के हवाले से बात, और हम विश करते हैं लिबरल गवर्नमेंट को और जस्टिन ट्रूडो जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए, और हम उनको बेस्ट विशेस के साथ ये जो है विश करते हैं कि वो अपने तमाम तर वादों को पूरा कर सकें, और जो ये इतनी खूबसूरत कंट्री है कनाडा, इसकी जो खूबसूरतियाँ हैं उनको कायम रखने और उनको उनसे मज़ीद बेहतर लेवल पर ले जाने में जो है वो हो सके, कामयाब हो सके। और यही इस दुआ के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो न्यूज़ ख़ास है जो पाकिस्तान के हवाले से, जिसको लेकर बड़े दिनों से चर्चा रही, और खुदा जाने मेरा तो उसके ऊपर बात करने को मतलब उस चर्चा को सुनने या उसको देखने को जी नहीं चाहता रहा। मगर 2 दिन पहले जो वो फ़िल्म एक इख्तिताम को कह लीजिए काइंड ऑफ पहुँची, तो थोड़ी तवज्जो कुछ मेरे जो कॉलर्स हैं उन्होंने भी मैसेज किए कि इसके ऊपर बात की जाए आज। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात कर ही ली जाए कि नवाज़ शरीफ के हवाले से। तो नवाज़ शरीफ भी भाग गए,
और मिस्टर मुशर्रफ भी भाग गए थे। और वो तो खैर एक मिलिट्री के ओथ लिए हुए ऑफिसर थे और फिर भी भाग गए थे। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो नहीं भागे, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो खुद चलकर आईं वार्निंग के बावजूद, और बेचारी अपनी जान भी दे गई। और आज मैंने जो एक क्लिप सुना वो बहुत ही शर्मनाक था, और उसको सुनकर मुझे अपने अब्बा का अब्बा का शेर नहीं, मतलब है तो इलामा इकबाल का शेर, मगर हमारे अब्बा हमें वो शेर सुबह के नाश्ते में, रात के खाने में इस तरह सुनाते थे जैसे खाने के साथ कोई विटामिन्स दी जाती हैं बच्चों को। तो वो हमारे लिए एक विटामिन्स का काम था कि उस शेर को जाने वो कहाँ से ले आते थे, और वो ज़रूर उसको उनको पढ़ना होता था। ए तायरे लाहूती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये शेर मुझे यूँ याद आया कि जब मैंने एक क्लिप देखा जो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, मुझे इस वक्त मिला नहीं, मगर मैं आपको ज़रूर सुनवाती, अगर किसी वक्फे के दौरान में मैं उसको ढूंढ पाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब नवाज़ शरीफ वहाँ पहुँचे हैं लंदन में, तो लोगों ने उनको जिस तरह इस्तकबाल किया है, जो कुछ उनको कहा है, वो नारे लगा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ चोर है, मरियम का पापा चोर है, और समथिंग गॉड, इतना वो कंटिन्यूसली इतना इंसल्टिंग है वो, कि मैं ये सोच रही थी कि अगर बहुत मालो दौलत भी इन्होंने कमा लिया, ज़िंदगी कितनी है, मतलब ज़िंदगी तो बहरहाल सबकी, कोई बहुत जी लेगा तो 100 साल जी लेगा, और ये मेरा ख़्याल है 60-65 के तो होने वाले हैं। कितने और साल रह गए, कितना खा लेंगे, कितना अपनी औलादों के लिए छोड़ देंगे। मगर ये जो ज़िल्लत है पल पल की, हर जगह जहाँ जाएं कोई आपको चोर कहे, कोई आपको गुंडा कहे, कोई आपको कुछ कहे, कोई आपको करप्ट इंसान कहे, क्या इसका फ़ायदा? आई डोंट नो, मतलब इसमें ज़िंदगी का मज़ा है या नहीं है, ये क्या है, मुझे ये भेद समझ में नहीं आया कि इसको ये इस कदर इग्नोर करके कैसे जी सकते हैं। तो वो क्लिप मैंने हाफ वे बंद कर दिया, क्योंकि मेरे में सुनने की सकत नहीं थी जिस तरह से वो इनको ह्यूमिलेट कर रहे थे। मगर इन्होंने जो है अपना सिलसिला जारी रखा, इनको 2-3 बार मौका मिला, और अब अम, वहाँ ठहरते देखते कि इनके साथ क्या फ़ैसला होता है। हमारी अदालतें भी कुछ फ़ैसला करती, और जो हमारे अफ़सोस की जो मकाम है वो ये है कि अ, इनको अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। यानी इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें ये समझते हैं कि इनका इलाज ठीक से हो सकता था। यानी इन्होंने किया क्या? एक इत्तेफाक हॉस्पिटल है एक मॉडल टाउन के पास, जो इन्हीं ने बनवाया है। क्या वो इस काबिल नहीं है? अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर इनको तो मतलब खुद से शर्म आनी चाहिए कि ये अपने इलाज के लिए दौरे हुकूमत में रहने के बावजूद ये अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। तो दैट इज़ सैड। मगर इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं कि अदालतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के अपने हाथ खुदा जाने कितने बंधे हुए हैं और कितने खुले हैं। लेकिन मायूसी बहुत है, अवाम में बहुत मायूसी है, और पीटीआई के वोटर्स में बहुत मायूसी है। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान को कितनी मायूसी इस वक्त महसूस हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, मगर जो उनका बीबीसी के एक उनके साथ है, एक बीबीसी में जो उनकी एक न्यूज़ छपी है उसके मुताबिक, मैं ज़रा वो निकाल लूँ तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, कि उसमें उन्होंने यही कहा है कि अम, अदालतों से उन्होंने गिला किया है कि उनको अदालतों को इससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मगर अदालतों ने जो आगे से चीफ़ जस्टिस ने जो आगे से बयान दिया है, उनका कहना है कि एक शहरी की जो हुकूक हैं, अदालतें उनको उनको प्रोटेक्ट करती हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उनसे ये पूछूं कि वो किस शहरी की बात कर रहे हैं, वो किस शहरी की बात कर रहे हैं? क्या उस शहरी का पहले प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी है जिसके हुकूक को अदालतें प्रोटेक्ट करती हैं? क्योंकि आम शहरी तो 15-15 साल जेलों में पड़े रहते हैं, उनका तो मुकदमा कोर्ट में नहीं पहुंचता, और बहुत से ऐसे हैं उनमें से जो बेगुनाह पड़े रहते हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, वो जेलों में वक्त गुजार के उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, कोई उनका सुनने वाला, देखने वाला नहीं, कोर्ट तक उनका केस नहीं पहुंचता, बीमारियां हों कि क्या हों। तो
वो शहरी नहीं है क्या? क्या ये शहरी हैं जिनका एक बार जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर की स्टैंप लग गई? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है उठता उनके जवाब में, मगर सिर्फ सवाल ही तो कर सकते हैं हम उनसे जवाब मांगे भी तो उनके पास या तो जवाब है नहीं या वो जवाब देना नहीं चाहते। मगर मैं ये सोचती हूँ कि हम जो ये बातें करते हैं इन बातों में भी से भी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है सिर्फ टाइम वेस्ट होता है कि पिछले चंद दिनों से हर तरफ एक ही खबर का चर्चा था कि आप चाहे फेसबुक पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे चले जाएं, अखबार में, टीवी पे, जहाँ भी चले जाएं, अ, एक ही अलाप था कि नवाज शरीफ बाहर जाएंगे या रहेंगे या उनको छोड़ दिया जाएगा या डील बनेगी या क्या होगा। और मैं हैरान होती हूँ उन हैरान होने वालों की हैरानी पे कि ये हैरान कैसे होते हैं। क्या इनको मतलब मालूम नहीं है कि ये एक घिसी-पिटी फ़िल्म है जिसकी कहानी जो है, कहानी, डायलॉग, एंडिंग, किरदार, अदाकार और इनकी एक्टिंग सेम टू सेम पुराने के जो तरीके से वही की वही है। और इसमें सिर्फ़ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ़ वही हैं, वो भी वही हैं, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही हैं, जो प्रोडक्शन कंपनी है, किंग्स प्रोडक्शंस, वो भी सेम है। और वो तो जो है वो सियासी जो फ़िल्मों के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो कॉपीराइट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मगर हैरानी मुझे नेशन यानी आई मीन पॉपुलेशन, उसको पॉपुलेशन कह सकते हैं, नेशन तो बेचारी रही नहीं, तो पर है कि वो रिपीटेडली एक ही फ़िल्म बार-बार कैसे देख लेती है। और मुझे इस तमाशाई की याद दिलाती है कि जो हर रोज़ फ़िल्म देखने जाता था कि किसी दिन तो ट्रेन गुज़रेगी और वो सीन पूरा देख सकेगा जब जो ट्रेन आके ब्लॉक कर देती है। तो ये हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये भी यही कुछ इसी तरह इस फ़िल्म को देखती रहती है और बड़े शौक से देखती है। और कमाल ये है कि इस फ़िल्म में अदालतों के सेट भी चेंज नहीं होते। क्या करें बेचारे गरीब मुल्क की अदालतें हुई। मगर फिर वही हैरानी के लोग क्यों चौंक जाते हैं, जबकि इन्हें तो फ़िल्म की कहानी और अंजाम दोनों ज़ुबानी याद होने चाहिए थे। और वही हर फ़िल्म में इलेक्शन से कहानी शुरू होती है, फिर मीडिया और लोगों का शोर उठता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। और उसके बाद कुछ देर बाद मीडिया जो है वो रेटिंग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बैजेस लगाए हुए वही घिसे-पिटे चेहरे लाकर उनसे उनके जानिबदाराना तबसरे सुनवाता है। और फिर हुकूमत कायम हो जाती है और फिर जो ये पॉपुलेशन है वो और मीडिया मिलकर हुकूमत को तनकीद करने लगते हैं। और उसके बाद टीवी, सोशल मीडिया, अखबार और रेस्टोरेंट्स, हत्ता कि घर में होने वाली दावतों में भी हुकूमत पर तनकीद करते सब लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई सियासतदान किसी को मिल जाए तो उसके साथ तस्वीर बनवाना कभी मिस नहीं करते। और ये भी, मगर जो लफ्ज़ मुनाफिक है वो अपने माने खो चुका है। और बल्कि लफ्ज़ मुनाफिक ने खुद को इतना इग्नोर होते हुए देखकर शायद लुगत से अपने आप को खुद ही डिलीट भी कर लिया है। गर्ज ये है कि आईना देखे बिना सब के सब मिलकर करप्शन को बुरा भला कहते हैं। और फिर फिल्म के आखिर तक पहुंचते पहुंचते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने पैसा लगाया होता है और फिर कमाना भी होता है, और जिन्होंने फिल्म के मरकजी ख्याल से लेकर कहानी, किरदार और अंजाम सब लिखा होता है, वो अपनी एंट्री डालना नहीं भूलते। बस फिर वो अपने बारोब लिबास में फिल्म में एंटर होते हैं। और अगर बाहर की कोई बड़ी फिल्म इंडस्ट्री या कोई प्रोडक्शन कंपनी जो है वो हीरो को एंड में मारने पर जोर ना दे, तो ये अपनी दो चार एंट्रीज देकर फिल्म को एंड करने की तरफ ले जाते हैं और इनको सिर्फ दो एंडिंग्स पसंद हैं। वो अपनी हर फिल्म में इन्हीं में से एक को चूज़ करते हैं, इनमें से एक ही एंडिंग को चूज़ करते हैं। दोनों में सियासतदानों को पार्लियामेंट से घरों को जाने का हुक्म दिया जाता है और फिर या तो खुद हुकूमत संभाल लेते हैं और मुल्क को 10 साल के लिए खुद तहस नहस करने का प्लान बनाने लगते हैं, या नई फिल्म की तैयारी का फरमान जारी कर देते हैं और इन्हीं खुद गर्ज, करप्ट, बेहिस, नालायक एक्टर्स में से किसी और को चूज़ करके सेम फिल्म फिर से बनाने लगते हैं। शायद कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है तो हुजूम के पास, तो इसीलिए हुजूम जो है फिर वही फिल्म देखने चल पड़ता है। अब मसले दो हैं। नंबर एक तो ये है कि नए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहाँ से आए, कि इसके बनाने के लिए जो है, यानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर बनने के लिए भी कई चीज़ें दरकार हैं, जिसमें इंडस्ट्री में पुराने लोगों की बदमाशी तोड़ने की ताकत भी होनी चाहिए,
नंबर 2 माल भी होना चाहिए, वो भी माले गनीमत। और नंबर 3 दिमाग, जिसको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो कहाँ से लाएं। और नंबर 4 है सच्चा जज्बा, वो भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ये तो बहुत मुश्किल से काम है। अब दूसरा मसला जो है वो इससे भी बढ़कर है, और वो है ऑडियंस का, शायकीन। लोग देखते क्या हैं, डिज़र्व क्या करते हैं, क्योंकि फ़िल्म तो आमतौर पर लोगों के कैलिबर को देखकर बनाई जाती है, और वो बदले तो प्रोड्यूसर कुछ नया ड्रामा पेश करे। बस कि वो ये सोचते हैं कि अभी तक अगर पब्लिक इन्हीं बूढ़े अदाकारों को इन्हीं किरदारों में अपने हीरो की शक्ल में पूछते हैं, और यहाँ तक कि इनके लिए अपनों से नाराज़ हो जाते हैं और इनको फेसबुक पर अनफ्रेंड भी कर देते हैं, गालियाँ बकने लगते हैं, तो फिर तो किसी और नई फिल्म बनाने या नए किरदार बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो सकती। अब आइए ज़रा पब्लिक की तरफ। पब्लिक के किरदार को चेक करते हैं। पब्लिक वो जिसको रोटी कपड़ा मकान से लेकर सेफ्टी और इजहार राय की आज़ादी तक मुयस्सर नहीं, बिजली पानी और तालीम जिसके लिए सुहाने सपनों का दर्जा रखते हैं। इस पर टीवी सीरियल्स जिसने जलती पर तेल का काम किया, वो जो चंद मॉरल्स कभी कहानियों में पेश किए जाते थे या कोई इंस्पिरेशनल किरदार मुतारफ़ करवा दिया जाता था, इनकी जगह अब शादीशुदा ज़िंदगी के बचगाना मसाइल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने ले ली है, या इसके अलावा मेकअप ज़िदा सास और बहू की घटिया साजिशों पर दिल दहला देने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा बजा कर पब्लिक के रहे सहे दिमाग का बदजायका दलिया बना देते हैं, भरता बना देते हैं। इस पर न्यूज़ चैनल के एंकर्स खुदा की पनाह, इस कदर मनफी इस्तेमाल शायद ही किसी पावर का हुआ हो जो दुनिया भर में आम तौर पर और इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हो रहा है, जो अपनी रेटिंग के लिए या तो मफादात के लिए सहाफ़त के नाम पर बड़े बड़े धब्बों की तरह टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसमें करें तो क्या करें, ये एक अहम सवाल है। बहुत दूर जाने से पहले क्यों ना आईना उठाकर अपना चेहरा देखें, गौर से पढ़ें, हम कौन हैं, हमारा किरदार क्या है। शायद हम इनमें से हों जिन्होंने मुल्क या सोसाइटी को नुमाया नजर आने वाला नुकसान ना पहुंचाया हो, मगर कहीं हम उन मुनाफिकीन में से तो नहीं जो जानते बूझते बवक्ते ज़रूरत या हस्बे ज़रूरत या हस्बे मुकद्दर किसी भी काबिल एतराज़ या काबिल मुज़म्मत शख्स या गिरोह के ताल्लुक़ को कभी मीठी गोली तो कभी कड़वी गोली समझकर निगल लेते हैं। कहीं हम वो तो नहीं जो सियासी लीडर्स पर उंगलियां भी उठाते हैं मगर इनके साथ तस्वीर उतरवाते हैं, और तस्वीर उतरवाते वक्त या ताल्लुक़ जताते वक्त खूब इतराते भी हैं। कहीं हम इनमें से तो नहीं जो फेसबुक पर पहलवानी दिखाते हैं और साफ दिखाई देने वाले इखलाक से गिरे कामों में मुलव्विस लोगों के साथ इनके असर और रसूख की बिना पर ताल्लुक़ कायम रखते हैं। कहीं हम इनमें से तो नहीं जो अपना काम निकलवाने के लिए गधे को बाप बना लेते हैं। कहीं हम इनमें से तो नहीं जो किसी फ्रॉड या ज़मीर फरोश को सिर्फ इसलिए दोस्त रखते हैं कि वो किसी छोटे मोटे काम आ जाएगा। कहीं कहीं हम इनमें से तो नहीं जो इस खौफ से किसी बेगुनाह के हक में न आवाज़ उठाते हैं न गवाही देते हैं कि वो बेगुनाह कमज़ोर होने की बिना पर हमारे लिए किस फ़ायदे का, या कहीं बारसूख हमसे खफा ना हो जाए। कहीं हम अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता देखकर भी ज़मीर को सुला देने वालों में से तो नहीं। कहीं हम इनमें से तो नहीं जो फ्रॉड झूठ गैर इखलाकी हरकतें करने वालों से खुद को मुकम्मल तौर पर डिटैच नहीं कर सकते। कहीं हम उनमें से तो नहीं जो कहीं हम उनमें से तो नहीं जो बुराई देखकर ये तो नहीं कहते अरे ये सब चलता है, क्योंकि ये सब वो गंदगी है जिसमें तमाम बुराइयां पलती हैं, परवान चढ़ती हैं और फिर फैलती हैं, कि आईना देखे बिना सब मिलकर करप्शन को बुरा कहते हैं। मगर ये आईना हमें अगर इसमें से एक भी झलक दिखाए तो समझ लें कि हम इस तबाही में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि कौमें किरदार से बनती हैं और किरदार आईना देखने से बनता है, दिखाने से नहीं। आइडियलिज्म या असूल परस्ती वो बुनियादें हैं जिन पर अगर इल्म की रोशनी में अक्ल दानिश की रहनुमाई से खुलूस के सीमेंट को एहसास के पानी में गूंद कर मेहनत की ईंटें लगाई जाएं तो इमारत सदियों कायम रह सकती है। बड़ा चेंज जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आईना देखने से आ सकता है। हम सिर्फ खुद पे गौर करें कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
यानी इस सतह से गिरती हुई सियासत हो, या सतह से गिरते हुए इखलाकियात हों, या पब्लिक डीलिंग हो, आपस के बिहेवियर्स हो, या ज़िंदगी की चॉइस हो, कोई भी चॉइस हो, हम उसमें अगर आईना नहीं देखेंगे, खुद को नहीं संवारेंगे। मैंने कितने लोगों को मैं जानती हूँ कि जो ये कहकर ऐसे लोगों को ना सिर्फ ये कि मिलते जुलते हैं, उनकी दावतों में जाते हैं, उनको अपने स्टेज पर बुलाकर मौका देते हैं कि वो कुछ अपने आप को कुछ मतलब कुछ दिखा सके। आपको मालूम है कि वो लोग गलत लोग हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने यहाँ टोरंटो की भी बात कर रही हूँ, मैंने उनको बाकायदा बात करके कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों एक जो एथिकली रॉन्ग इंसान है, जो किसी फ्रॉड में या किसी गलत हरकतों में मुलव्वस है, आप उसको क्यों अपने स्टेज पर जगह देते हैं। और उन्होंने आगे से बात करने से जैसे भाग जाता है इंसान, मुझसे बात नहीं करें, मुझसे बात नहीं करें, मुझसे बात नहीं करें। आप ये क्यों कर रहे हैं? और फिर आप आवाज़ उठाते हैं कि मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ। जब एक्टिविस्ट का काम वो लोग करने लगे, यानी गलत प्रोफेशन में जब लोग आ जाते हैं तो भी काम ख़राब होते हैं, और जब गलत टाइटल्स अपने लिए लगा लेते हैं तो भी काम ख़राब होते हैं। बहुत से लोग राइटर्स हैं, बहुत से लोग शायर हैं, बहुत से लोग एंकर्स हैं, और बहुत से लोग जो है वो ये कुछ अपने ऐसे चलाते हैं, एसोसिएशंस चलाते हैं, और उनके स्टेज पर आप ऐसे लोगों को इंडोर्स करते हैं जो लोग आपकी जो सोसाइटी को की सतह को गिराते हैं, या सोसाइटी में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं। तो आप क्या मैसेज देते हैं अपने आने वाली जनरेशन्स को? यही ना कि ये सब चलता है। वो क्या सीखेगी और वो क्या करेगी, क्या तवक्को रखेंगे? आज क्यों कंफ्यूज है नौजवान नस्ल? बेचारी मेहनत कर रही है, अपने लिए रास्ते ढूंढ रही है, मगर किधर जाए, किसको अपना रोल मॉडल बनाए? ये सियासतदान जो आते हैं स्टेज पर, गालियां बकते आते हैं और गालियां बकते हुए चले जाते हैं। एक ग्रुप दूसरे को गालियां दे रहा होता है, दूसरा उसको। क्या ये है लीडरान की ये वो कैलिबर होना चाहिए? हमें ये चाहिए क्या दुनिया को चलाने के लिए? ये सवाल उठता है। और हम क्या करते हैं? यहाँ पर आए जनरल मुशर्रफ, उनको लोग उनके साथ तस्वीरें उतरवा रहे थे, और तो और ख़वातीन उतरवा रही थी उनके साथ तस्वीरें। मैं हैरान रह गई। एक शख्स एक शख्स मुल्क से बाहर जाता है प्रेसिडेंट की हैसियत से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से। कितना बड़ा ओहदा है, उसको आप कौम का बाप कह सकते हैं उस वक्त। वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जाता है बाहर वॉशिंगटन में, और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स को ये नहीं मालूम कि उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, उसने क्या बात करनी है। अगर उसने ये नहीं सीखा तो उसने क्या सीखा है? उसने क्यों ये मनसब संभाला? उसने वहाँ पर ऐसा नाजेबा बात की। उन्होंने कहा कि उसको, वो कोई मीरा माई खातून थी जिनको उस वक्त पनाह मिल रही थी, अमेरिका में शायद मिल गई थी। उन्होंने कहा कि उनके बारे में क्या? तो उन्होंने कहा जी, जो पाकिस्तान जो जिस जब किसी खातून को अमेरिका की वो चाहिए होती है, इमिग्रेशन चाहिए होती है, तो वो अपना रेप करवा लेती। ये उनकी लाइन्स थी। वो पाकिस्तान की औरत को रिप्रेजेंट करने वाले होते कौन है? और किसी को शर्म ना आई इसके बाद कि वो इनको इसके बाद जो है वो हटा देते इस ओहदे से, या इनसे कोई सवाल जवाब करते, या ख़वातीन को ही कुछ हया आ जाती, उसके बाद तस्वीरें तो ना उतरवाती उनके साथ। अभी भी आप उनको कहते हैं कि वो कोई लीडर है? ऐसे लीडर्स अगर हमें चाहिए तो बस फिर ठीक है, फिर तो ये एक आएगा एक जाएगा, भरा पड़ा है पाकिस्तान। आप बुलाते रहिए एक के बाद एक, आपको कमी होगी ही नहीं। अगर आपको ये लीडर दरकार है तो बहुत है, फिर तो कमी है ही नहीं। अगर हमें कोई और फिल्म देखनी होगी तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, हमें इसको मुस्तरद करना होगा। इन
जो एक बिल्कुल गई गुजरी जो एक्टिंग करते हैं, इनसे जान छुड़ानी होगी। हमें नहीं चाहिए ये वाले हीरो, पहले ये हीरो बनते हैं, फिर उसके बाद ये विलन बनते हैं, और उसके बाद ये जो हैं गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ही इनको वो हो जाता है, लाइक किसी का ज़ीरो हो जाते हैं, और हम आदी हैं इस बात के, और फिर हम आपस में लड़ते हैं। कमाल बात यह है कि हम पार्टी बना के हम लड़ते हैं आपस में। हम कहते हैं कि वो इससे बुरा है, वो इससे भाई सब बुरे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी में काम करने की अहलियत नहीं तो वो ये ओहदा संभालता क्यों है? ना काम करना आता है, ना बात करनी आती है, सिर्फ इनको। और अब भाग जाते हैं बाहर जब खुद बीमार होते हैं। वैसे आप किसी आम इंसान के लिए कोई हॉस्पिटल आप नहीं कायम कर सकते, खुद आप बाहर भाग जाते हैं। एदी साहब, जिनको बाहर ले जाना चाहिए तो खुद गवर्नमेंट को अपनी कोशिश के साथ, मिन्नतों के साथ उनको लेकर जाते, उनका इलाज कराते, शायद वो कुछ और लाखों लोगों के काम आ जाते, शायद और हज़ारों लाखों को इंस्पायर कर जाते, जिसकी हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की, किसी प्रॉपर इंसान से। उनके लिए तो किसी ने कुछ काम ना किया, और इनको भेज दिया, जिनकी ज़रूरत खुदा जाने मुल्क को है या नहीं है। ये भी फैसला इस पॉपुलेशन को करना होगा। कौम तो कहने को जी नहीं चाहता, कौम के लिए तो बड़ी खसूसियात होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बात, मेरे रेडियो के ऊपर बहुत से लोग आकर जो हैं आपस में लड़ने लगते हैं। सॉरी, सारी लाइंस चल रही हैं और मैंने जी, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, होल्ड कीजिए, आपको भी ऑन एयर लेते हैं। आई एम सॉरी कि मैं, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। आप होल्ड करेंगे प्लीज़। जी सॉरी, मैंने लाइंस नहीं देखी, मैं अपनी तकरीर में ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। जी, मेरा नाम ताहिरा खातून है। जी जी, और मैं शायद पहली दफ़ा आपके से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे रेडियो पर ख़वातीन की आवाज़ सुनाई दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, यू आर वेरी वेलकम। मैंने आपकी जो बातें आपने की हैं, मुझसे मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मेरा, ये जो कुछ आपने कहा है ना, ये हमारे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं ये लोग, जो आपने अपने अल्फाजों में बयान किया है। मैं यकीन माने कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये हमारी बदनसीबी है, और हमारे अवाम में इतना शऊर पैदा ही नहीं होने दिया उन्होंने कि वो उनको पहचानते। और देख ले आप, कितनी शान से वो चले गए, और वहां पर जो इस्तकबाल हुआ, आपने बयान किया अपनी गुफ्तगू में, वहां पर जो उनका इस्तकबाल हुआ वो तो आपने बता ही दिया जी। लेकिन वहां पर ये हो रहा है कि इतना शानदार इस्तकबाल हुआ है, और इतना शानदार इस्तकबाल हुआ है, और जो एक तरीके का वजीर आजम मिल गया, हमें एक अच्छा इंसान मिल गया है, उसके लिए तो ये सुन रहे हैं घड़ी घड़ी के -1 होने वाला है, -1 होने वाला है। पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि कितनी मोहब्बतों से और कितनी कुर्बानियों से और कितनी मेहनत से ये पाकिस्तान बना था, और ये किन किन हाथों में खेल रहा है कि इन्होंने तबाह कर दिया इसको बिल्कुल, और अंजाम उनके सामने ही है। देखिए वो पैसा भी कहाँ खर्च हो रहा है। सही। आपने बेहतरीन गुफ्तगू की है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं। दिल की बात की है। मैं समझती हूँ कि आपने पूरा तस्वीर दिखा दी है 40 साल 50 साल की, जो कुछ वहाँ पे होता रहा होगा, उससे जब हमें होश नहीं था उससे पहले, या हमारे सामने जो हुआ, तो हमें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। राइट। पाकिस्तान तो तबाह हो रहा था। बिल्कुल सही। बहुत हमारी समझ में आया है जब ये बिल्कुल खत्म हो गया पाकिस्तान, और आवाम परेशान हाल, मतलब हर चेहरे पे वहशत है, हर चेहरे पे परेशानी। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ये सरबरा जो सरबरा होता है मुल्क का, वो तो एक बाप की तरह होता है। बिल्कुल। और अगर वो बाप नहीं बन सकता तो उसको उससे इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ तो जमीर रखे अभी भी वो तैयार है कि वो फिर आएंगे, दोबारा करेंगे। हालांकि मुझे तो खैर अब यकीन नहीं है कि वो जाएंगे कि, मगर ये जिंदा कैसे है, इतनी जिल्लत के बाद ये जिंदा कैसे है, ये सब हैरानी है। आपके जो अल्फाज हैं वो मेरे दिल में नक्श बन गए। इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने की है,
मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि और लोग भी आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सी लाइनें ऑन है। मैं सिर्फ, चूंकि खातून बहुत कम जी, फोन करती वो हैं, तो मैं मैंने आपको कुछ टाइम मैं ज्यादा ज्यादा दिया। ही बोल गई, जज्बाती हो गई सुन बायस्ड सुन के। बायस्ड मेरा जो है वो मैंने क्यों लेकिन मुझे कहा। इतने टाइम आपसे नहीं रहना चाहिए था। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। ताहिरा खान, और फोन बहुत करती रहे। बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग। आप होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड में आपको ऑन एयर ले रही हूँ। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। आप होल्ड करेंगे। जी गुड मॉर्निंग। जी कहिए, आप ऑन एयर है। जी, आप जो डिस्कशन कर रही है बड़ी अच्छा आपसे है और बोली है। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान में कानून हर एक के लिए एक क्यों नहीं हो सकता? जी उसके पीछे मुजरिम कौन है? जी जब मुजरिमों को समझने के लिए क्या जो मीडिया है, हाँ जी। मीडिया ने अपना क्यों नहीं रोल अदा? मीडिया तो बात ये कि मीडिया तो अपनी रेटिंग बढ़ाने पे लगा हुआ है। मीडिया का क्या काम इसमें? फिर ये तो समझना चाहिए ना। यही तो बात है। क्या बात ये है कि अब वो टाइम आ गया है हम्म कि अगर अब भी ना समझ सकी पाकिस्तानी को, हम्म तो फिर अब जिन्होंने पाकिस्तान में हॉस्पिटल तक नहीं बनाया हम्म और ब्लैक मेलिंग करते रहे कि हमारी जान को इस तरह खतरा हो गया, हमारी जान को उस तरह खतरा हो गया, तो जब पाकिस्तान से बैठते हैं तो एयर एम्बुलेंस भी नहीं है, एक शाही खानदान का प्लेन आता है तो वहां। हेलो, सॉरी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होल्ड कीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। रोज मैं वालेकुम जवाब दे रहा सलाम। जी जवाब। हूँ। रोज आपने जो पूरा टॉपिक लिया और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन भी किया। आप देखिए फिल्म की बात कर रही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिल्म हॉलीवुड की भी होती है, बॉलीवुड की भी होती है और लॉलीवुड की भी होती है। अगर सियासत में ले आए तो ये तीनों जगह पर ही चलती है। और अगर हम मुख्तलिफ चीजों को समझ लेंगे तो चीजें बड़ी अच्छी तरह से खुल के सामने आ जाती हैं। ये हर कंट्री में इसी तरह से चल रहा है, मैं तो इसी तरह से कहूंगा। लेकिन मैं दो तीन चीजों पर जरूर जो है वो कहना चाहूंगा। एक चीफ जस्टिस का जो बयान है उसके ऊपर जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि हर तबका जो है वो अदालतों पर एतराज कर रहा है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हम ये जो अदालतें हैं ये सिर्फ लीगैलिटी के ऊपर बात कर सकती हैं। और उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि जो अदालतों के पास कानून है, ठीक है, वो उसकी लीगैलिटी के ऊपर बात कर सकती हैं, लेकिन जो आपकी मसलन हुकूमत है उसने बनाने हैं सारे के सारे लॉ, ठीक है। तो इमरान खान साहब का बयान बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा जी कि ताकतवर के लिए कानून दूसरा है और गरीब के लिए दूसरा है, इनको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जवाद। बहुत सी लाइन है। थैंक यू जी। जी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। मैं शुक्र खुदा का। एक मिनट, मैं हमारे साथ हमारे बड़े मोतबर जो हैं वो हमारे साथ इसमें फ़ेसबुक पे लाइव हैं। मैं उनको आदाब पेश करना चाहती हूँ। हमारे उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब, आपको हम आदाब करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं इस वक्त इस महफ़िल में। और सुहेल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम ज़फ़र बड़ी दूर से वॉच कर रहे हैं आप, तो आप वेलकम ऑन माय शो जी। कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम आप शेयर करेंगे। दीबा, हमारी बहुत अच्छी दोस्त दीबा जैदी पाकिस्तान से जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त साथ हैं और बड़ी बहुत प्यारी दोस्त हैं और खुश रहें हमेशा। तो और बाकी लोगों के नाम ऊपर चले गए, मैं पढ़ नहीं सकती, तो जितने लोग मेरे सामने हैं मैंने उनका नाम लिया। जी कैरी ऑन सुहेल भाई। जी हमारे बहुत ही प्यारे कॉलर हैं और वो मोहतरमा हमारी बाजी हैं, मोहतरमा ताहिरा खातून जी। बहुत वो उनके दिल में हमेशा दर्द होता है पाकिस्तान के लिए। दर्द तो हम सबके दिल में है जी, मगर मैं सिर्फ उनके लिए अपनी दो बातों से इस कॉल को खत्म कर दूंगा कि सबसे ज्यादा जिल्लत और जिसे कहें कि सबसे ज्यादा जिल्लत अगर किसी को मिली थी तो वो शैतान को मिली थी, इब्लीस को मिली थी। जी, हमारे टीचर मेरे टीचर गुजरे। आई एम सो सॉरी। मशकूर रज़ा हमारे टीचर, मैं आपको बहुत सलाम करती हूँ आजिज़ी के साथ। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं जी। सॉरी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो जिल्लत जो थी ना, शैतान को जो जिल्लत मिली थी ना कि उसने 40,000 साल इबादत की थी और उसके बाद उसे जो
गुरूर की वजह से, जिल्लत से गुजरना पड़ा था, तो जिल्लत उसका मुकद्दर बनी, मगर उसने उस जिल्लत के ऊपर उसको शर्म नहीं आई और उसने उसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी अल्लाह ताला से माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसमें वो माफी का मादा नहीं था जी। तो ये इब्लीस जब लोगों के दिलों के अंदर घुस जाता है ना, जिन लोगों के दिलों में, तो उनमें से उन खानदानों में से एक खानदान है ये नवाज शरीफ का। जी तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सही। इनको अपनी जिल्लत और इनको अपनी रुसवाई का कोई एहसास नहीं है। सही बात है। इस वजह से मेरी बहन तायरा खातून को मैं जवाब दे रहा हूँ जी कि आप बहुत भोली हैं। थैंक यू। ये जिल्लत का इनमें मादा नहीं है। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं ज़रा अपने ये जो फेसबुक के मेरे साथ हैं मैं इनको थोड़ा सा सलाम दुआ कर लूँ। होल्ड कीजिएगा। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं जो ह्यूस्टन में रहती हैं, समिया फवाद। आप हमारे साथ हैं, और आप नहीं तुम कहती हूँ वैसे मैं आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया रूबी अपा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। और मशकूर रज़ा जो हमारे टीचर हैं, आर्ट टीचर, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं आपको भी सलाम पेश करती हूँ, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। और कुछ लोग और चेहरे गुजरे, प्लीज़ वापस वेव करें तो मुझे आप दिखाई दें, मेरे नाम थोड़े से मेरे जहन से निकल गए। और हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए अब आप बात कीजिए, फिर सामने आएंगे तो मैं नाम साथ साथ। जी वालेकुम सलाम, शुक्र है खुदा का। आपने ना देखे जुबैर मकसूद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद अली रह रहे हैं ना जी। तो देखिए हमें रोटी कपड़ा और मकान यहाँ मिल रहा है, और सबको जो है ना आजादी से बात कर सकते हैं जी। देखिए हमारे हुक्मरानों ने जो हमारा हलाल किया है ना, जैसे हमारे एक फर्द पर तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का कर्जा है 22-20 करोड़ आवाम पर जी। तो ये इन्होंने हम ऐसे किया कि जैसे एक मुर्दा जिस्म को गिद्धे नहीं खाती, इन्होंने ऐसे हमारे लोगों का जाना खाया है। तो बात रही देखिए आपने अब चीफ जस्टिस साहब की, अदारे तबाह हो गए हैं। अब एक आदमी या ये गवर्नमेंट मुल्क को एक बेहतर तरीके पर लाने की कोशिश कर रही है, तो ये चलने नहीं उसको दे रहे। आप देखें, आपने वो न्यूज तो पढ़ी होगी जिन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं रिचेज ऑफ द रिचेज। देखिए मुझे बताएं कितनी शर्मनाक बात है जी। तो ये जब तक हमारे अदारे, देखिए प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है ना, वो तो मुल्क का बादशाह होता है, और काजी जो होता है ना, काजी का उससे भी बड़ा हाथ होता है मुल्क को चलाने के लिए। सही बात जब तक हमारी अदालतें सही फैसला नहीं करेंगी, हमारे जज जो बिकेंगे नहीं, हमारे मुल्क का जो है ना निजाम नहीं ठीक हो सकेगा। मैं तो यही कहूंगा, और हुकूमत को भी इस्लाह करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये हुक्मरानों के खिदमत के लिए काम करने चाहिए, हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। अवाम के जो मसाइल है ना, जो रोटी कपड़ा मकान पानी के मसाइल है, सेहत के मसाइल है, उस पर काम करने की हमें बड़ी जरूरत है। और आपने बेहतरीन अक्कासी की है सिस्टम के ऊपर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। आमीन जी, थैंक यू सो मच, जीते रहिए। और मैं शुक्रिया अदा कर दूं, हमारे साथ हमारे टोरंटो की बहुत अच्छी एक बड़ी मोतबर शायरा हमारे साथ इस वक्त ऑन एयर हैं, नसरीन सैयद साहिबा और मोहतरमा नसरीन सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। कोई कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। तस्नीम ज़की भाई, थैंक यू सो मच, आप भी वॉच कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान के एक बड़े ही आला शायर, क्या खूबसूरत शायरी करते हैं, और क्या आला नज़मों में भी इनका कमाल है, और गज़ल में तो है ही है, मकसूद वफ़ा, वो हमारे साथ हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि इतने, और जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि हमारे बड़े मोतबर बड़े ग़ुलाम अली साहब के ग्रैंडसन उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब जो हैं, वो इस पे फ़ेसबुक पे हमारे साथ हैं। और मैं अगेन आपको आदाब पेश करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस महफ़िल में, हमारी महफ़िल में इतने प्यारे प्यारे लोग शामिल हुए हैं, तो इतनी खूबसूरत होगी। है मेरे टीचर मशकूर रज़ा जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, और मेरी खुशनसीबी के मेरे टीचर रहे हैं आर्ट स्कूल में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर मशकूर, अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा कुछ नाम गुजर गए जो मुझे अब दोबारा दिखाई देंगे तो मैं फिर उनका नाम ले सकूँगी, और आप लोग अगर दोबारा हाथ हिलाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस पे नवाज़ शरीफ का जो पाकिस्तान से जाना है, इतने अदालतों में भी मतलब पहुंचने के बाद उनको ये इजाज़त मिल जाना, और साफ दिखाई देते हैं, मतलब खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसका इलाज पाकिस्तान में ना हो सके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं पर कुछ
जो है वो दाल में काला है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद कोई डील हो गई हो और उनसे कुछ पैसा वैसा ले ले। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये तमाम के तमाम, ये जो जिनको मैंने कहा था कि फ़िल्म के घिसे पिटे पुराने अदाकार हैं, जिनको ना एक्टिंग आती है ना कुछ काम करना आता है, अगर ये सब के सब जो इन्होंने पाकिस्तान से लूटा है, अगर ये वो पैसा दे दें तो इनको बेशक जाने दें, बल्कि भेज ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जाएंगे तो इनको कहें अपनी तमाम जो जनरेशन्स हैं, अपनी औलादें सब ले जाएं वहाँ से, ताकि यहाँ पर नए जो हैं वो हीरोज़ आएँ, कुछ आम फैमिलीज़ के आएँ जो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक आम इंसान का दुख क्या है, एक आम इंसान की प्रॉब्लम क्या है और उसको चाहिए क्या है। उसको जो स्ट्रीट लेवल की कोई ज़िंदगी के बारे में जिसको इल्म हो। और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नज़र भी तो कमज़ोर हो गई है। तुम जो लिख रही हो हाय, नहीं नहीं नहीं, इमरान खान नहीं बिका, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दोस्त ने बहुत अच्छी उन्होंने लिखा है वहाँ से, क्या जगह है, न्यू ह्यूस्टन से, और लिखती हैं कि इमरान खान जो है वो बिक गया है। और ऐसा लोग कह रहे हैं, मगर इमरान खान क्यों बिकेगा, सोचने वाली बात है। और किस चीज़ पे बिकेगा? हाँ, इमरान खान एक मैं समझती हूँ कि कमज़ोरी हो सकती है इसमें सारे मामले में, और वो ये हो सकती है कि इमरान खान के बस में ना रहा हो। और अगर हम ये समझें कि वो इस बात पर इस्तीफ़ा दे दे कि अगर उससे ये कंट्रोल नहीं होता, हाँ, तो क्या करेंगे? अगर वो इस्तीफ़ा दे भी दे तो इसके बाद हमारे पास क्या चॉइस है? इन्हीं में से फिर एक आ जाएगा उठकर। तो अगर ये समझें कि इमरान खान अपने किसी इंटरेस्ट के लिए उसको कोई लालच दिया गया और इस वजह से बिक गया है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। हाँ हाँ, यकीनन उसकी परमिशन से, वो कह रही हैं कि उसकी परमिशन से ही गया है, तो परमिशन से तो गया है, मगर उसकी परमिशन ऐसे शामिल है कि उसके हाथ टाइट हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके हाथ तो पीछे से उसने बांधे हुए हैं। जो कुछ भी है, हम ये सब जानते हैं कि जो हमारी जो किंग्स प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंपनी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, और उसकी मर्ज़ी के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, भले वो प्रेसिडेंट बन जाए, जब तक वो उनकी मर्ज़ी से चलता रहेगा और उनके अंडर कुछ काम करता रहेगा तो वो काम चलता रहेगा। जिस वक्त उसने कुछ अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए तो उसके अंजाम हम सब देख चुके हैं, किसके साथ क्या होता है। और वही मैंने बताया था उसमें कि जो ये फ़िल्म बनती है उसके दो ही एंडिंग्स हैं, कि एक या तो वो उनको मतलब घरों को तो रुखसत करते हैं फ़िल्म के जो ख़त्म होने से पहले पहले, और उसके बाद वो अगर कोई बाहर से कोई पैगाम ना आए और उसको उसकी सफाई ना करनी हो तो फिर वो उसको जो है उससे मुअत्तल कर देते हैं। और पहले वो उनको हीरो बना के लाते हैं, फिर उनको विलन बनाते हैं, फिर विलन बनाने के बाद उनको ज़ीरो कर देते हैं, और हमें नहीं मालूम कि कब उस ज़ीरो को फिर से हीरो बनाकर खड़ा कर दें। और ऐसा ही हम कंटिन्यूस देखते चले आ रहे हैं। और मसला ये है कि इन प्रोड्यूसर्स को कुछ अक्ल करनी पड़ेगी, इन प्रोड्यूसर्स को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकी किंगडम इस पाकिस्तान की वजह से चल रही है। अगर ये पाकिस्तान रहेगा तो इनकी किंगडम रहेगी, इनकी बादशाहत रहेगी। और अगर ये कि एंड इज़ नियर, पता नहीं किसका एंड नियर है। तो बहरहाल इसमें आप लोगों की अगर कोई राय है तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 4168701540 पर, 4168701540 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मगर जितने मेरे पास ये मैसेजेस इस पे टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में भी आ रहे हैं या इस पे भी आए हैं, उसमें तो सब में एक मायूसी है। और मैं यही कहूँगी कि मायूसी की बजाय गौर व फिक्र करना चाहिए और कुछ दुरुस्त करने का सोचना चाहिए। किसी बहुत बड़े मुफक्कर का कॉल है, एक तो मुझे नाम उनके याद नहीं रहते, उन्होंने कहा था कि जब तुम जी गुड मॉर्निंग होल्ड कीजिएगा, जब तुम दौड़ ना सको तो चलना शुरू कर दो, जब तुम चल ना सको तो रेंगना शुरू कर दो, और अगर रेंग भी ना सको तो भी उन्होंने कुछ कहा था कि हाथ पांव हिलाते रहो। तो कुछ तो करते रहना है, और कुछ करते रहने में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले तो आईना उठाना है और अपने चेहरे को देखना है, हम उसमें कहाँ तक मुलव्वस हैं, हमारा अपना क्या किरदार है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल के किरदार की है। सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है, सिर्फ वो इदारे जो कानून नाफिज करते हैं वो करप्ट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। उनके साथ एक आम इंसान का दिमाग करप्ट हो गया। ये वाकई मैंने कभी भी पहले भी कई बार शेयर किए हैं कि मैं ये वाकया जब बयान करती हूँ तो मेरे अंदर तकलीफ़ उठती है कि वहाँ के लोगों में ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो
जॉब्स जिनमें ऊपर की कमाई होती है, जिसको कभी बहुत मायूब समझा जाता था, उसके लिए अब वो प्लानिंग करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं उस हिसाब से और उनको बताते हैं कि तुमने ये जॉब करनी है, इसमें ऊपर की बहुत कमाई है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है करप्शन के लिए, तो फिर सियासतदानों का क्या कसूर है? फिर तो आम इंसान करप्ट है, सिर्फ उसको उस लेवल का मौका मिल रहा है और सियासतदान को बड़े लेवल का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब है हम सभी उसमें खेल रहे हैं। फिर बुरे को बुरा कहना है, मगर बुरे के साथ तस्वीर भी उतरवानी है। बुरे अगर आपको कह दे कि आपके यहाँ मैं दावत, आप मेरी दावत कर लें, आप उसकी कहेंगे हाँ जी मेरे ही यहाँ की जाए। आपका स्टेज उसको मिल रहा हो तो आप अपने स्टेज पे उसको भाग के बुलाना चाहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखने वालों के किरदार ये देखे हैं। तो लिखने वाले अपने आप को दानिश्वर कहते हैं। अगर दानिश्वर यानी इंटेलेक्चुअल्स का ये किरदार हो जाएगा तो आम इंसान का किरदार क्या रहेगा? यानी उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनके फोरम पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका कोई सियासी स्टेटस है, चाहे वो करप्ट तरीन इंसान है। यानी अगर आपकी इंटेलेक्चुअल का ये मयार है तो आपके आम इंसान का क्या मयार है? तो उस कौम में तो कोई भी लीडर बन के आ सकता है, किसी को भी बना दीजिए, बल्कि जितना करप्ट है उतनी अच्छी बात है। तो ये ऑन डिमांड चल रहा है, ये सारा जो ड्रामा है ये डिमांड पे चल रहा है। अपनी डिमांड चेंज कीजिए, और डिमांड चेंज करने के लिए आईना, वही मैं कहती हूँ हर एक को। सज्जाद अली हमारे साथ हैं और ये बहुत बड़ी बात है, और हमारे साथ अरशद हयात साहब हैं, राजन नईम साहब हैं, आज़ाद अफजल नाम मेरे से मिस हो गया, वही मशकूर रज़ा हमारे टीचर, नम जमाल और नसरीन सैयद साहिबा और सरवर गज़ाली साहब बहुत दूर से हमारे साथ शामिल हैं, तारिक राशिद शामिल हैं, अली सिद्दीकी साहब शामिल हैं, राबिया बानो रूबियापा हमारे साथ शामिल हैं, मकसूद वफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं, समिया फवाद, सुहेल अहमद, उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब, अदीबा जैदी और सीमा हाशमी। सीमा हाशमी हमारी बहुत प्यारी भाभी हमारे साथ शामिल हैं और आप सबकी राय भी लेंगे। जी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। खाबर बात कर रहा हूँ। जी खाबर। सबसे पहले तो फुल डिस्क्लोजर के मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। ओके। लेकिन उसके बावजूद मैं जितना अनबायस रहना कोशिश करूंगा पूरी की मैं अनबायस। आप अभी भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी मैं बिल्कुल करता हूँ और ये मेरा हक है। नहीं पूरा हक है, हक नहीं, नहीं मैं हक नहीं छीन रही, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, आप मुझे जज कर रही हैं बेसिकली, आपके टोन में बहुत शरीफ किस्म की मैंने जजमेंट महसूस की है। नहीं जजमेंट तो है, लेकिन हालांकि मैंने कहा मैं जितना अनबायस रहने की कोशिश करूंगा जी पूरी करूंगा। तो लेकिन हमें भी इतना मौका तो दें कि हम। नहीं मैंने तो रोका नहीं, आपका फोन मेरा ऑन है। जज करते हैं ना, जब आप लोग जज करते हैं तो फिर लोग डिस्करेज हो जाते हैं कॉल करने से। नहीं देखिए एक मिनट आप अपना नाम बताइए। इतनी सी बात, मैंने अपना नाम पहले बताया खावर। आपने जज किया ना, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि आपके बाद 7-8 कॉलर भी करेंगे। अच्छा एक मिनट, अगर आप भी करेंगी ना तो खावर देना। खावर आपको हम बात करने से नहीं रोक रहे। आप अगर इस बात को गलत समझ रहे हैं कि अभी अगर हम के जज कर रहे हैं हम किसी बात पे, आपको जज इस सेंस में कर रहे हैं कि इस वक्त तो मामला बहुत खुला हुआ है हमारे सामने, तो मैंने आपसे ये पूछा, इसमें जज करने की बात नहीं है। यही तो हम इतनी देर से एक घंटे से ना अभी भी कर रहे हैं। तो हाँ यकीनन आप चाह रही कि जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच चुकी हैं मैं भी। अच्छा आप नहीं पहुंचे अभी, अच्छा चलिए जो कि मेरे नजदीक फेयर नहीं है। ओके मैं इतनी सी बात करता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि मैं पूरा अनबायस रहने की कोशिश करूंगा। जी प्लीज गो अहेड। इतनी सी बात है कि मैं मियां साहब के बाद जाने पे खुश नहीं हूँ। ओके वो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि उनको हमने बाहर नहीं भेजा, खान साहब आपने भेजे, हमने मोडालिटीज पे फैसला किया और हमें मालूम है खान साहब ने उनको बाहर नहीं भेजा। उनको बाहर उसने भेजा जो आप शुरू से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कह रही हैं। और मुझे नहीं पता कि हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं, हम इतने ढके छुपे क्यों बात कर रहे हैं। मैंने तो एक अपने किसी और ने बाहर भेजा। मेरा स्टैंड है सिविल सुप्रीमेसी का। मियां साहब मेरे कुछ भी नहीं लगते और मैं मियां साहब से पहले मुशर्रफ का बहुत बड़ा दीवाना था। ओके तो मेरा मियां साहब से कोई पक्का रिश्ता नहीं, कल मैं किसी और का सपोर्टर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे दुख है कि जिन्होंने भेजा है उनका भेजना नहीं बनता था। खान साहब भेजते तो मैं खान साहब को खड़ा होकर सल्यूट करता। लेकिन खान साहब की बात की तकरीरें भी बताती हैं और पहली तकरीरें बताती हैं कि उन्होंने नहीं भेजा। और अब जो आप कहती हैं कि मैं अभी भी उस कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुंचा जिस पे आप पहुंची हैं, तो परसों का सर्वे है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आज पंजाब में, पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में इलेक्शन हो तो नून लीग 2/3 मेजॉरिटी लेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लोग समझते हैं जो कुछ हो रहा है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर करवा रहे हैं।
अगर नवाज शरीफ करप्ट है भी और उसको अदालतें सजा देंगी भी, तो लोग यही समझेंगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने करवाया, हालांकि वाकई करप्ट होगा। तो जब तक ये लोग अपने दायरे में नहीं रहेंगे, कुछ भी ठीक नहीं। मैं खबर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहती, मैं तो ये आम बात करती हूँ कि इवन अदालतों में, इवन यहाँ पर अदालतों में जानबूझकर नहीं, मगर क्या हमेशा इंसाफ होता है? अदालतों में नहीं, कोशिश हो सकती है, जानबूझ के बात कर रही थी। हाँ, कोशिश नहीं, मैं मेरा कहना ये है कि अदालतों में भी, आप होल्ड कीजिएगा एक सेकंड, हमारे दूसरे कॉलर्स को मैं ऑनर कर लूँ। जी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, होल्ड कीजिएगा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी अदालतों में एविडेंस मांगे जाते हैं। एविडेंस हर चीज़ का हर एक प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो उसकी बिना पर बहुत से मुजरिम बच जाते हैं। मुजरिम से मतलब, हाँ, मुजरिम बच जाते हैं, उन पे इल्ज़ाम रहता है और वो मुजरिम नहीं करार पाते और वो बच जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि अपने जो भी आपने अब तक देखा है उसके हवाले से, डू यू थिंक कि ये जो पार्टी है और जो नवाज शरीफ है, इनका जो ग्रुप है, इन्होंने कोई करप्शन की है? जस्ट वन आंसर, डू यू थिंक सो या नहीं? आपका हक है, आप जो मर्जी कहें। मैं जब आपको मैंने कहा था कि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, तो आपके ख्याल में मैं इतना एक घटिया इंसान हूँ कि जिसको मैं करप्ट समझता हूँ उसको मैं सपोर्ट करूंगा? अच्छा, आप करप्ट नहीं समझ, आप इनको करप्ट नहीं समझते? अपना भी कोई ज़मीर है। अच्छा, तो मैंने आपको उसकी वजह भी बताई है कि अगर वो बेशक करप्ट होगा भी, नहीं, ये लाइन मत बोले ना। डायरेक्टर और नहीं, अच्छा, होल्ड कीजिए। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, आपने थोड़ा टाइम दें, आप पे कुछ सियासी दबाव तो नहीं है, मैंने बात ही करनी है। होल्ड कीजिएगा जी, कोई सियासी दबाव नहीं किसी पर भी, और हर कोई अपनी राय दे सकता है। वैसे भी हम तो इस एक ऐसे हसीन मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई नहीं रोकता। सिर्फ ये है कि गौर व फिक्र पे मेरा दिल चाहता है सब लोग गौर व फिक्र ज़रूर करें। जी फरमाइए, गो अहेड। आपने मेरी आधी बात सुन के आपने कहा कि ये बात ना कि मैं कह रहा था वो करप्ट अगर है भी, तो जब तक आप जिसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रही हैं और मैं फौज कहता हूँ, लोग माइंड कर जाते हैं, जब तक उनका अमल दखल रहेगा तो लोग ये समझेंगे जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने ही करवाया है। अगर लोग जरदारी को करप्ट समझते हैं और उसके हक में फैसला आ जाता है तो लोग कहेंगे ठीक है, उसके खिलाफ फैसला आएगा, उसके सपोर्टर कहेंगे कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फैसला करवाया है। इसका एक ही हल है, हमारे पास इंडिया की मिसाल मौजूद है, बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। ये पॉलिटिशियंस तक मामला रहने दें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब तक बाहर नहीं जाएंगे, आपको मेरी जैसी कॉलें आती रहेंगी जो कि आपको लगेंगे कि ये बंदा, इसका इतना कम IQ है कि हमें तो बिल्कुल आया है कि वो बंदा करप्ट है और ये फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको कभी कभार मेरे बंदे ऐसे डरते हुए कॉल कर लेंगे जिनको पता नहीं, कोई बिल्कुल मत डरे, बावजूद वो बंदा कॉल करेगा। नहीं, मुझे मैं मालूम है अभी बहुत सी कॉलें आएंगी, आने दे, लेकिन सो व्हाट, आपकी राय है। बता रहा हूँ कि फसाद की जड़ आपको नवाज शरीफ लग रहा है, मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लग रहा है, और मैं अच्छा, भेजने वाले वही हैं। अच्छा, आपकी बात को मैं समअप इस तरह से करूंगी कि आप भी उसका कंक्लूजन फ़र्क निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मगर मैं ये कह रही हूँ कि एक इंडिविजुअल जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, कौन है, इसका एक किरदार होता है, वो किरदार उसका मशकूक है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए है ना जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे से पहले कुछ कॉलर है मेरा। हाँ, आप होल्ड कीजिए, अब तो मुझे सीक्वेंस भी भूल गए। जी गुड मॉर्निंग। जी आप ऑन एयर। कौन बात करें? मैं जवाद। जी जवाद, आप दो चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा। होल्ड करें। जी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कौन बात करें? जी साजिद। होल्ड कीजिए। जी जवाद, शॉर्ट, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं शॉर्ट करता हूँ, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर और एक नेशनलिटी के ऊपर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर, देखें, ये कहना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छे नहीं हैं, मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से हम महफूज हैं। बहुत और अच्छे 60,000 जाने उन्होंने दी। मैं यहाँ पर खड़ा होकर उनको सलूट करता हूँ। और देखें, कुछ चीजें हैं वो पढ़नी चाहिए, हमें जानना चाहिए, ऐसे बात नहीं कर देनी चाहिए। जो नॉर्मल चीजें पढ़ी जाती हैं उससे ऐसे ही लगता है, लेकिन ये एक ह्यूज नॉलेज है। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। और दूसरी बात मैं नेशनलिटी के ऊपर करूंगा। आई एम सो प्राउड ऑफ टू बी पाकिस्तानी। ठीक है, मैं रियली इस चीज से फख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अपने कल्चर से, मैं अपनी लैंग्वेज से, उर्दू से, मैं वहाँ की सकाफत से रियली मैं लव करता हूँ। ये सियासतदानों की वजह से हमें ये नहीं कहना चाहिए
कि हम तो उसको नेशन कहें, इसमें भी मैं प्राउड महसूस नहीं करता या करती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग। और राजा सलमान अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ तारिक दुरानी साहब हैं, जो आपको बड़ी मुबारक हो, आपने लॉ जो है उसका एग्ज़ाम पास कर लिया है माशाल्लाह। तो आप हमारे साथ हैं जी। गुड मॉर्निंग। आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। गुड मॉर्निंग जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। कौन बात करें? जी मेरा नाम सुलेमान है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात हो। सुलेमान ज़रा सा होल्ड कीजिएगा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी जी। होल्ड कीजिए जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात हो रही थी जी। देखिए, मियां साहब को जो लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा रूहानी बेटा है। अब उनको जहां पे भी ले जाएं कि ये प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे, क्या उस रूहानी बात की लाज रखी थी? एक फैक्ट्री थी, अपने अपने दिल पर हाथ रख कर उनसे पूछे कि हजारों फैक्ट्रियां सारे मुल्क में, सारी दुनिया में अकाउंट लेके चले गए, क्या रूहानी बात का फिर क्या रह गया? बात ये है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को बीच में ऐसा एक दिखता है कि अपनी गलती, अपना गुनाह जो है ना, वो इनकी आड़ में छुपा ले। अब अदालतों में जो बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने फैसला आम इंसान को नहीं देना, तो उसमें प्रोड्यूसरों का तो नहीं कोई कसूर। थैंक यू। अब उनके बच्चे उनसे पता करें ना, जो एक बैठे हुए अदालतों में जी। आपने हमसे जो है, हमारे आगे पीछे लोग पूछते हैं क्या है कि तालीम आप लोगों को देंगे, जो अदालतों में बैठे हुए जो फैसला नहीं कर सकते इंसाफ का। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? भी साजिद अर्ज कर रहा हूँ, क्या हाल चाल है? जी शुक्र है खुदा का, आप बताइए। पहली तो बात ये है कि जो आपने वो तहरीर लिखी थी, वो पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा ही एकेडमिक सा आज तो मौजूद छेड़ ली है। बात ये है कि वो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात हो रही है ना, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सियासतदान जो है हमारे, वो निकम्मे हैं, इस कैलिबर के नहीं है जी। अच्छा, अब ये एस्टेब्लिश हो गया तो अब ये देखना पड़ेगा ये सियासतदान आए कहाँ से थे जी। अब अगर ये देखेंगे तो वो लियाकत अली खान के बाद तो वो 1956 का एक ज़ाती ऑर्डिनेंस काफी देर तक चलता रहा, जिसको अयूब खान ने किया। और जो पहले सियासतदान पैदा किए गए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अगर ज़ियाउल हक जो है वो ना आते, उनको वो जो कुछ हुआ उनके साथ वो ना होता, तो वो भी उनको पूछ रहे थे। फिर उसके बाद जो थे वो नवाज शरीफ साहब को, मतलब उनको भी लाया गया था। राइट। अच्छा, उनको भी मुशर्रफ साहब जो है वो ना करते, तो वो भी उनको पूछ रहे थे अच्छी खासा से। अब एक तीसरा तजर्बा भी हो रहा है। तो हमारी बदकिस्मती तो ये है ना कि सियासतदान जो है, जब तक वो अपनी नर्सरी से निकल के नहीं आएगा, वो अहल कहाँ से होगा? हमारे साथ जुल्म ही तो ये हुआ है कि हमें ये मौका नहीं दिया गया कि हम किसी की अहलियत को चूज तो कर सकें। हमें तो पहले सिलेक्ट किया गया उनको कि ये लगी ये हैं, और इनमें से अब आप सिलेक्ट कर लो कौन सा करना है। ठीक है, ये हमारे साथ जुल्म हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। बात। मन में शौक के दीवार हुआ करते हैं, शायद भी राह की दीवार हुआ करते हैं, वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग। जी। वालेकुम अस्सलाम। 2-4 शेर पढ़ूंगा मैं तरन्नुम में अपने वतन के लिए। तरन्नुम में दो पढ़ लीजिए, तरन्नुम में अगर पढ़ेंगे। दो सुन लीजिए चले जी, इरशाद। क्योंकि मैं तो ना अनबाइस होऊंगा और ना बाइस होऊंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ अपने आज़ाद आफ्ताब इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं। आप 2-3 बार मिस हो गए, आपका नाम मेरे से। नम जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी एक्टिव हमारी यहाँ टोरंटो की जो हैं ये खातून। और मकसूद वफ़ा साहब जो बड़े ज़बरदस्त, बड़े ये सुहेल भाई बड़े कमाल के शायर हैं पाकिस्तान के। मकसूद वफ़ा बहुत माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लिखने वाले, कमाल। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को अब कुछ हबीब जालिब किस्म के शायरों की जरूरत है इस वक्त जी। अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है कि उसका हर शख्स, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा उससे मुखलिस हो जाए, बस ये ज़रूरत है। अगर वो मुखलिसी से अपने अपने कैलिबर को, अपनी अपनी जो उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान भला चंगा हो जाएगा। देखिए, मैं कॉल बहुत कम करता हूँ जी, मगर मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा कॉल करता हूँ या वाजिद भाई के प्रोग्राम में कॉल करता हूँ जी।
तो मैं सिर्फ टॉपिक तो बहुत, अगर मेरे साथ बात करने बैठ जाएंगे तो 3 घंटे भी नहीं, आप बहुत लंबी बात करते हैं, आप शेर सुनाइए जी। मगर मैं सिर्फ एक बात पहले करूंगा। आप हमेशा कहती हैं ना कि हर, और अक्सर दूसरे भी जो प्रोग्राम्स वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि हर बंदा बेईमान है। किसी को ये मालूम नहीं है कि वहां पे लोग बेईमान बन क्यों गए हैं। हाय हाय, ये बात कभी किसी ने ये सोचा है कि बेईमानी क्यों पैदा हो गई? सुने सुहेल भाई, मैं इसकी कायल नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। ये कोई वो नहीं है आपके पास, बिल्कुल हक नहीं देती। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी थी, अपने अब्बा से ये कहानियां सुनती थी कि बड़े ईमानदार ऑफिसर्स हुआ करते थे और वो खुदकुशी कर लिया करते थे फैमिली समेत। लोगों में ये जो एक अंदर की खूबसूरतियां थी वो कायम थी, तो वो खुदकुशी को प्रेफर करते थे बेईमानी के ऊपर। लोग करते हैं नहीं, बेईमानी के ऊपर, हमारे बेईमानी नहीं करते। मैं खुदकुशी प्रमोट नहीं कर रही इसके ऊपर, हरगिज नहीं कर रही। मैं कहानियों की बात कर रही हूँ कि लोगों में इतने गयूर थे लोग कि वो खुदकुशी को बेईमानी के ऊपर तरजीह देते थे। तो ना तो खुदकुशी की जाए ना बेईमानी की जाए, दरमियानी रास्ता अपना जाए। 1 मिनट में ये बात पूरी करूंगी। मैं पाकिस्तान गई थी 10 साल पहले और मैं बहुत मायूस थी, बहुत अजीबो गरीब मैं हरकतें देख रही थी। मैं जवान लड़कों को बाल उन्होंने डाई किए हुए और वो भीख मांगते हुए देख रही थी और मुझे बहुत बुरी बात लगी थी। उसी वक्त में एक चौक पर, ये वाकया मैं 4 बार सुना चुकी हूँ रेडियो पर, एक गुलबर्ग की एक रोड पर एक ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स ओल्ड मैन जो है वो अखबार बेच रहे थे और मैंने खिड़की वो शीशा उतार कर उनको पैसे दिए, मुझे नहीं याद 100 रुपये दिए कि क्या दिया। मैंने उनसे अखबार लिया और मैंने अपनी तरफ से बड़ा कमाल किया कि मैंने उनसे कहा कि बाकी पैसे आप रख लें, ऐसे करके ना कि आप रख लीजिए, और शीशा चढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे शीशे पे हाथ मारा, विंडो पे, और हाथ मार के उन्होंने, मैं बड़ी हैरान हुई कि हाथ क्यों मारे। तो मैंने खोला, मैंने कहा आप रख लीजिए। कहते हैं क्यों रख लूँ, ऐसे करके ना उन्होंने गुस्से से हाथ से वापस किए, क्यों रख लूँ, ये इसकी कीमत नहीं है। और मैंने पैसे ले लिए और मैं शर्मिंदा भी हुई, मगर मेरा दिल ऐसा, मैं रोई उसके बाद, मेरे दिल को ऐसा सुकून आया कि नहीं, अभी लोग बाकी हैं। तो अगर कोई शख्स 70 साल की उम्र में अखबार बेचकर और पैसे ऊपर की कमाई नहीं लेना चाहता, जो कि मैं अपने शौक से दे रही हूँ, तो अभी लोगों में अना मौजूद है, सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट अना, सेल्फ रिस्पेक्ट मौजूद है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बुनियाद है इंसान की या किसी कौम की ऊपर उठने की। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको सड़कों पे लोग चोर कह रहे हैं और आप अपना कोई मुहासबा कराने को तैयार नहीं कि साबित करें आप चोर नहीं है जी। तो ये प्रॉब्लम है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सुहेल भाई जी। गुड मॉर्निंग, होल्ड कीजिए जी। गुड मॉर्निंग, होल्ड कीजिए जी। सुहेल भाई चलें, अशार सुनाइए और फिर अगले कॉलर्स को लें। मैं यही कहूंगा कि मेरा आधा खानदान आर्मी से ताल्लुक रखता है और जब गोली आती है ना सोल्जर की तरफ, तो हमारी जो आर्मी के सोल्जर है ना, वो कभी उस गोली को देख के रुख दूसरी तरफ नहीं करते। वो उस गोली को अपने सीने के ऊपर लेना अपनी शान समझते हैं। देखें जी, आर्मी का तो काम ही ये होता है। जी हाँ, आर्मी से ये ओथ लिया जाता है कि वो सरहदों की हिफाजत करेंगे, ये उनका काम है, दिस इज देयर जॉब। मैं आपकी बात से 100% जो है ना वो, और जो पुलिस है उसका भी यही काम है कि वो लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे जाती है। मगर हमारा जो जब ओथ होता है ना आर्मी में, तो उसमें मुल्क, कौम और अपने बका को सबसे पहले रखा जाता है और हमारे जो सोल्जर होते हैं वो उसी को सबसे पहले रखते हैं। अगर कुछ गंदे उसमें अंडे होते हैं ना, तो उनको आप ये खबरें दी नहीं ना जाती। अभी पीछे ब्रिगेडियर्स और जनरल तक के लोगों को जो कानून के कटहरे के अंदर लाया गया और उनको सजाएं दी गई हैं। जी मुझे मालूम है। मुनज़्ज़ा इमरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर पढ़ूंगा कि मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिजा से तुझको छुपा के रखूं, बहार तुझ पर निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। अगर हो सके तो ये तराना सुनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज जी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, होल्ड कीजिएगा जी, आप ऑन एयर हैं जी। कौन बात करें? मैं खान बात कर रहा हूँ जी। खान, अच्छा शुक्र है। प्रोग्राम हमेशा ही बड़े अच्छे और बहुत ही
सख्त किस्म के मौजूद होता है, जिसको सोचते हुए आदमी को दुख भी होता है, चाहता है कि कुछ चीजें ठीक हो, और जब ये महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा तो और मजीद उसको दुख होता है। राइट, बेबसी और बेबसी की कैफियत होनी तो नहीं चाहिए, और खुदा ना करे कि बेबसी के साथ नाउमीदी भी शामिल हो जाए। हाँ, तो हम चूंकि जो गरीबुल वतन लोग हैं जी, जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और उन्होंने ये माशरा देख लिया है या कोई और इससे अच्छा माशरा देख लिया है, उनके लिए तो मजीद कोफ्त और बेबसी ज्यादा बढ़ती है उनकी। इन लोगों ने देखा ही नहीं, उनको क्या पता पाकिस्तान में रहने वाले अफराद को क्या पता कि उनके क्या हकूक होते हैं। मगर वो उन्होंने देखा ही नहीं है, कंपेयर ही नहीं कर सकते आपस में। हमारे यहाँ जो माशाल्लाह गुज़िश्ता 15-20 साल से जो सियासी क़यादत आई, उसने करप्शन को सबसे निचले दर्जे तक पहुंचा दिया, फरोग दिया, और उसकी वजह से आज ये हाल है हम लोगों का कि हम चाहते भी कोई चीज सीख नहीं कर पाते। राइट। और माशरे में आज देखें ना कितना शोर मचता है कि महंगाई हो गई है और क़यामत आ गई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी मुआशरे में चोरी, चकारी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, दगाबाजी, वादा खिलाफी बुराइयां नहीं रही हैं, वो नॉर्म बन चुके, नॉर्म। जी, सोसाइटी के नॉर्म्स इस किस्म के बन जाए। जी तो बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा था ना कि क्या हम उनमें से तो नहीं जो बुराई को देखकर कहते हैं वो ये सब चलता है। दिस इज रॉन्ग। हमें अब ये पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने जो बात की थी, नाम मेरे जहन से निकल गया, ये जो अभी जिन्होंने बात की थी कि यू पीपल, राइट, नाम याद दिलाई, सॉरी, हाँ जी, डॉन शेरी, हाँ जी। उन्होंने लोगों ने कहा कि फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने ये भी कहा, इतनी सी बात है, लेकिन उन्होंने उनको फायर क्यों किया कि आप एक मिसाल कायम करते हैं, आप बुराई को वहीं रोक दीजिए, उसको पहली सीढ़ी पर रोकिए, नहीं तो वहीं रोकना, बस तो आप कामयाब हो सकते हैं। बस इतनी सी बात है। और हमारे यहाँ बुराई को कहा जाता है ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। देख रहे हैं ना, आप जो बात कर रही थी कि किस तरह जो है नवाज शरीफ चले कैसे गए, एक तमाशा है लगा, बिल्कुल एक तमाशा है, बिल्कुल। और ये अभी हमारे दोस्त जो है वो आर्मी के बारे में कह रहे थे, आर्मी की इज्जत सलाखों पर, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान की जो आज माशरे की हालत है उसमें आर्मी का बराबर का हिस्सा, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। बराबर का हिस्सा है, कहते हुए शर्म तो आती है जी, लेकिन बराबर का हिस्सा है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं जी, वो प्रोड्यूसर्स हैं। जिस तरह अभी आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है कि ये अदालत 2009 के बाद की अदालत है, इसका मतलब है उनको पता है कि इससे पहले क्या होता रहा था। और जो पाकिस्तान के माशरे मशहूर हो गया ना था कि यार वकील क्या करना है, जज कर लो, राइट। अब जिस माशरे में सोचने का अंदाज इस नहज पे पहुंच जाए, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। खुदगर्जी से बाहर आना पड़ेगा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। आप होल्ड कीजिएगा जी जी, आप ऑन एयर है। वालेकुम अस्सलाम। जी, अजान बात कर रहा हूँ जी, अजान। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अल्लाह ताला जो जो बीमार है उनको सेहत देने की, आमीन आमीन। और हमारा महज मुसलमान ये भी यकीन है कि हमने एक दिन मरना है, और कब मरना है किसी को नहीं पता। कोई भी डॉक्टर आपकी उम्र तो बढ़ा नहीं सकता ना कम कर सकता है। राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ ही मिलती है ना हमें। राइट। तो वो चाहे लंदन जाके चाहे बंदा क्या लंबा रह जाएगा या पाकिस्तान में मर जाएगा जल्दी, ऐसा तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और कभी मैं एक बनाने के लिए सोचता हूँ, जब अक्सर आप गुजरते हैं, कब्रिस्तान आ जाता है, तो एक लम्हे के लिए दिल आपका होता है कि यार एक दिन हमने भी इधर ही आ जाना है, तब मर जाना है, किसी डेरी में आ जाना है। तो मैं सोचता हूँ नवाज शरीफ साहब के घर में जाती उम्र में उनकी बेगम की कब्र भी उधर ही बनी है, वालिद साहब की कब्र है, तो इनको गुजरते हुए एक नजर तो पड़ती होगी ना, घर के अंदर ही है, तो इनका दिल डरता नहीं होगा कि यार सारा कुछ खत्म होके मैंने भी इसी मिट्टी के ढेर के नीचे चले जाना है, तो साथ तो कुछ लेके जाना है। आई वंडर टू, मगर मेरा ख्याल है कि कोई भी बुराई करने वाला ये नहीं सोचता कि उसने मर जाना है। तो फिर हमें देखिए, फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इनके दिल इतने सख्त है कि ये नहीं होते तो हम इनके पीछे क्या लगे हुए हैं, इनका दिल बस हमें ये सोचना चाहिए। हम लोग देखिए, ये बहुत आसान होता है कि हम खुद को बदल लें, ये बहुत मुश्किल है कि हम दूसरे को बदलें। आपको दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलें। तो कम अज़ कम, यही मैंने कहा, ये फटीचर जो हीरोज़ हैं,
इनके बारे में कुछ अपनी राय बदलकर कुछ नए हीरोज को लाने की कोशिश करें। थैंक यू। लास्ट में एक कमेंट्स में ये अपनी हमारा जो मीडिया है ना, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये पहले सियासतदानों को छोड़ने की पकड़ने के बजाय ना सबसे पहले इस मीडिया को पकड़ना चाहिए। किसको? मीडिया। रनीस फौज अंदर हमारे कल फौज सहाफी है ना, नाम नहाज सहाफी जो है, सबसे पहले तो इनको पकड़ना चाहिए। ये क्या कर रही है? ये इतने झूठ ये बोलती है। बहुत बुरा रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी शायद अभी? नहीं, मैंने अभी पहली बार। अच्छा, होल्ड कीजिएगा जी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हमारे 2 कॉलर्स की कॉल्स ड्रॉप हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। दूसरे कॉलर की कॉल लंबी होती है तो आप शॉर्ट रखिएगा सारे। जी बाजी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। जी अहमद। बाजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए नवाज शरीफ बाहर गया ना, ये चाहे वापस आए या ना आए, मैं आपको एक बात कहूँ, इससे इनके आने या ना आने से ना तो मुल्क को कोई फर्क पड़ेगा और ना नवाज शरीफ को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना हराम कमा चुके हैं कि वो कई 100 साल तक बैठ के खा सकते हैं। देखिए, मुल्क को पड़ेगा। मुल्क का जो पैसा है, वो मुल्क का जो जखीरा सारा जो खत्म कर गए हैं, वो मुल्क को फर्क पड़ेगा। वो पैसा वापस आना चाहिए। मुल्क को तो ये तबाह कर चुके हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं जरा। मैं हर रोज ना हमें खबरें बहुत देखता हूँ। अब देखें, ये सरदारी भी वही चीज है, सरदारी भी वही है, और इन्होंने अपने जो गंदे खून से औलादे पैदा किए, ये भी वही है। पहले ये खुद खून चूसते हैं, अब इन्होंने अपने जो गंदे खून से औलादे पैदा किए ना, अब वो खून। अल्फाज का चुनाव बेहतर रखिए प्लीज। थैंक यू जी बाजी। लेकिन जी मेरी बात तो सुने आपने जी। हाँ, तो अल्फाज जरा से बेहतर इस्तेमाल कीजिए प्लीज, जो मर्जी कहिए। जी जी ठीक है, मैं अल्फाज बेहतर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन बाजी, इनके लिए ये इन्होंने जुल्म किया है, ये जुल्म है कि ये मुल्क को तबाह करते हैं, लोग गुर्बत से मर जाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर एक आदमी मुल्क को लूट रहा है, उसके लूटने की वजह से गुर्बत बढ़ती है और फिर वहाँ लोग खुदकुशी करते हैं, वो किसके जिम्मे जाएगी वो खुदकुशी? बिल्कुल सही। वो उसका जो जिम्मेदार सारी तबाही उन्हीं के सर जाएगी। थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप ऑन एयर हैं। देखिए, आप इतना मतलब पाकिस्तान की उस पर बात कर रहे हैं, ये जो है प्रोसेस होता है। एक इंसान को बनने में 60-70 साल लगते हैं। क्या? मुल्क बनने में हजारों साल लगते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की अगर आप तरक्की देखें 1947 के बाद से, तो अब कितनी तरक्की हुई है, किसने की है? ठीक है ना। तो ये सारी गिबत हो रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरक्की की है। गिबत तो पीठ पीछे होती है, जो सामने बात होती है वो तो हक बात होती है। नहीं, आप होल्ड कीजिए जी। गुड मॉर्निंग। होल्ड कीजिएगा जी। फरमाइए, आप ऑन एयर है वापस। ये जो है, जो अगर बुराई होती है उस बुराई को बयान करें तो उसे गिबत कहते हैं। अगर वो बुराई ना हो तो उसे तोहमत कहते हैं जी। और गिबत जो वो 60-70 जिनाओं से बड़ा गुनाह होता है। तो क्या किया जाए इसके बारे में? बात ना की जाए? नहीं, तो इसका सोल्यूशन आप बताएं ना। मेरे पास है। आज़म बन जाए तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो कभी वजीर आज़म पाकिस्तान का तो नहीं बनना चाहूँगी, कभी भी, कहीं और का भी शायद ना बनना चाहूँ। ये सियासी निज़ाम के मैं वैसे ही कुछ इतने हक में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिवाय एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने के और कुछ पे नहीं होता, और बहुत झूठ इसमें इन्वॉल्व है। और मैं इंडिया की बनना चाहती नहीं, मैं इंडिया नहीं, इंडिया मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती, कहीं और की भी, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहती। मगर मैं एक मशवरा ज़रूर दे सकती हूँ इन हालात में कि जो भी सियासत के मैदान में आए और उसको अगर कहीं किसी ओहदे पे जाना है, कोई मिनिस्टर बनना है या कुछ भी बनना है, तो MNA वगैरह, उसके लिए शराइत होनी चाहिए। उसकी शराइत 100% उन पे अमल होना चाहिए। उन शराइत में उसका एजुकेशन, उसका कैलिबर, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। और उसके बाद उस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें फॉर अदर 50 ईयर्स कि जो शख्स इस सियासत के मैदान में आएगा वो अपनी सारी जायदाद को उसको छोड़ कर आएगा, अगर उसके पास जायदाद है तो। उसने गवर्नमेंट के घर में रहना है, और उसके ऊपर ये भी शर्त है कि वो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी
एक ख़ास लेवल का उसको घर बताया जाए कि वो इससे बड़े घर में नहीं रहेगा, ये पाबंदी है। जो भी हमारी कंट्री में एमएनए या मिनिस्टर रह कर जाएगा वो फिर सारी उम्र ये 3 बेडरूम के या 4 बेडरूम के घर से ज़्यादा बड़े घर में नहीं रहेगा, वो फार्म हाउस में नहीं रह सकता। ये क्राइटेरिया है, इस पे पाबंदी है, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा उसको जेल में डालेंगे। इससे बड़ा कोई एक्ट करेगा, ओ माय गॉड। मुझे ब्रेक लेनी थी, और सॉरी रेमंड, हम आफ्टर दिस कॉल तो हम इसके ऊपर उसको जेल में डालेंगे। और ये जेल में डालना ऐसे नहीं हो जैसे अभी जेल में डाला और उसके बाद उनको रुखसत कर दिया शहनशाहों की तरह। तो उसकी कोर्ट के लिए बाकायदा कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएं, एक कोर्ट ऐसी बनाई जाए जो सिर्फ इन लोगों के लिए हो, जो ये पार्लियामेंट के और ये जो इसके लोग होते हैं ऑफिस के, इनके लिए हो, और वो कोर्ट के लोग चूजन हो, और उनको नगरी नगरी करिया करिया ढूंढा जाए कि ये नगीने हों जो सच्चे खरे और किसी चीज़ से न डरते हो, मर जाएं मगर वो बिके नहीं। वो लोग इनकी कोर्ट्स के अंदर हमेशा के लिए काम करें, और अगर ये निज़ाम कर दें तो 50% लोग तो इसमें आना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। इसमें फिर वो लोग आएंगे जो लोगों को कोई काम करना है, जैसे आम नौकरियां करते हैं, आम बिजनेस करते हैं, उसमें एक मुनासिब जिंदगी गुजारते हैं। भाई अब तुम लोगों ने समझा ये लूटमार की कोई जगह है, मतलब ये कोई डाका डालने की जगह है, कंट्री है। तुम लोगों को खुदा मौका दे रहा है कि तुम इसके सरपरस्त बन रहे हो, और सरपरस्त का मकाम जो है वो नौकर होता है, सर्वेंट होता है। वो आप सर्वेंट की बजाय आप उनका अगली पिछली नस्लों का सारा जीने का निज़ाम दरम भरम कर जाते हैं, उनसे सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। कितने करोड़ हैं लोग वहां के जो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, और तुम लोग 2 लोगों का पेट नहीं भरता क्या? ऐसे सब लोगों को पता नहीं बताने दें। और ये के साथ नहीं रहेगा, उसको ये आँख होना पड़ेगा अपनी जायदाद से हर हाल में। जब ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ शायद बेहतर हो जाए। देखिए, खिलाफत राशिदा का निजाम जो है ना, उसको नमूना है मुसलमानों के लिए। और आपकी बातें सही है। देखिए, ये सोल्यूशन आप बता रही है ना, ये चीजें होनी चाहिए जी। ये क्या कुछ होना चाहिए, इसमें सोल्यूशन दिए जाए। देखिए जी, इमरान खान कहते हैं ना, मदीना की रियासत। सिर्फ हमने मजहबी एतबार से रियासत नहीं बनानी, हमें सोशली भी तो उसको देखना है, हमें उसके मुआशरे को भी दुरुस्त करना है, हमें उसकी। इमरान खान को समझाए ना फिर। बहुत समझाते हैं जी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सामीन, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ इतनी लंबी हमारी ये कंटिन्यूस जो गुफ्तगू चलती रही, और हमने ब्रेक भी इसमें मिस कर दी, और मुझे इशारे वहाँ से मिल रहे हैं कि आपकी ब्रेक मिस हो गई है, और अब जो है हमारा टाइम समझिए कि ख़त्म हो गया है। जो कुछ कहा सुना हमने उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, तब उसका फ़ायदा होगा। बात बराए बात नहीं होनी चाहिए, बात बराए सोच के होनी चाहिए कि उसमें कोई सोच का कोई खिड़की दरवाज़ा खुलना चाहिए जिसमें से बाहर झांकना चाहिए, कोई ताज़ा हवा का झोंका महसूस करना चाहिए, कोई आसमान पे नज़र डालनी चाहिए, कुछ चमकते सूरज को देखना चाहिए, उसकी रोशनी पे गौर करना चाहिए कि ये रोशनी हमारे मुल्क में भी फैल सकती है, ये रोशनी दिमागों से भी निकल सकती है और पूरे मुल्क को रोशन कर सकती है। तो हमें इन पे गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है, हमें अपने किरदार पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। ये मैं आम अपने इर्द गिर्द में देखती हूँ, ये आम इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहना शुरू किया हुआ है कि ग्रे एरिया बहुत अच्छा एरिया होता है, वहाँ पे दोनों मर्ज होते हैं। आई डिसएग्री। ये ग्रे एरिया जहाँ पे आप हर एक को छूट दे देते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा ये जो गलत चीज़ें हैं ये पनपती हैं। हमें पूरी लाइन लगानी चाहिए, ये सफ़ेद है, ये काला है, और काले को नुमाया करके सामने दिखाना चाहिए कि ये गलत एरिया है, इस गलत एरिया में आप इससे अपने आप को डिटैच करेंगे और इनको बिल्कुल सामने हाईलाइट करें। आपको इनकी किसी मीठी या कड़वी गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये तरीके नहीं अपनाए जाएंगे कि बुराई को बिल्कुल उंगली उठाकर बुरा नहीं कहा जाएगा, तब तक आप इस बुराई के साथ जो है निपट नहीं सकेंगे। और हमने खुद बुराई को बहुत ज़्यादा
ढील दी हुई है अपने इर्द गिर्द में, हर चीज़ को कहते चलो यार छोड़ो, इससे क्या होता है, चलो बस इतना सा तो होता ही है, इतना सा होते होते मुआशरे का क्या हाल कर दिया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपकी राय की मुंतज़र रहूँगी। अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकेंगे 6478922399 पर, और अपनी ईमेल्स भेज सकेंगे canadazindabaad@gmail.com पर। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले थर्सडे को आपसे मुलाकात होगी, पहले 100.7 FM पर और उसके बाद 91.9 FM पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़ और शब बखैर। पाकिस्तान के कैपिटल में रहाइश अब कोई ख्वाब नहीं। इस्लाम